बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। अच्छा जी, आज सुबह वैसे तो पिछले कई दिनों से हमने देखा था कि फॉग थी लास्ट वीकेंड पे अच्छी खासी, लेकिन इस वीक फॉग की जो इंटेंसिटी है वो कम रही है। और आज और कल, गुजरा हुआ कल, मुझे बहुत उलझन हो रही थी सुबह ऑफिस आते हुए। क्यों हो रही थी? उसकी एक रीज़न ये कि कल भी ऑफ था, आज भी बहुत सारे लोग लॉन्ग वीकेंड स्पेंड कर रहे हैं। आई बिलीव रोड्स बिल्कुल खाली थी और मुझे गुस्सा आ रहा था कि सब लोग अपने घरों में बैठे हुए। और अब मैं जब ऑफिस आई तो भाई कैमरा टीम में भी सब यही बात कर रहे थे कि सड़कें खाली थी, कोई पता नहीं है, लोग ऑफिस नहीं जा रहे और हम काम पे आ रहे थे। तो ये देखिए, ये कॉम्प्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है कभी कभी इस लाइव शो के लिए। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारी पब्लिक हॉलीडेज़ बिल्कुल कोई हॉलीडे नहीं होती, हम बाद में फिर इकट्ठी यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। फिर सबको लग रहा होता है इतनी छुट्टियाँ कर लिया आप लोगों ने। सब ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं करते, हम अपनी पब्लिक हॉलीडेज़ बचा के छुट्टियाँ करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर सुबह सुबह बात करनी है वो कराची में भत्ताखोरी के हवाले से है जी। ये एक बार फिर सर उठा रही है, मगर इस बार इसका दायरा कार कहीं ज़्यादा आप कह लें वसी और समहाउ कॉम्प्लिकेटेड भी हो चुका है। रवायती तरीक़ों के साथ साथ ये जुर्म अब डिजिटल शक्ल भी इख्तियार कर चुका है, जहां फ़ोन कॉल्स हों, व्हाट्सएप वॉइस नोट्स हों, बैरून मुल्क नंबर्स, क्रिप्टो करेंसी, इसके ज़रिए शहरियों को शदीद जहनी दबाव और खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। और ये वो खामोश समहाउ प्रेशर है जो बराह रास्त नज़र नहीं आ रहा, मगर इसके असरात समहाउ बहुत गहरे हैं। माजी में अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो भत्ताखोरी के जो स्याह अदवार देखने वाला जो शहर कराची है, कई बरसों बाद निस्बतन पुरअमन कहा जाए तो हुआ था। लेकिन हालिया इतलात के मुताबिक चाहे वो बिल्डर्स हैं, ताजिर हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको एक बार फिर एक सिस्टमेटिक तरीके से धमकियां दी जा रही हैं। और ताहम दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला के मुताबिक 2024 से 25 के दौरान अगर बात की जाए तो कराची में भत्ताखोरी के 172 मुकदमा दर्ज हुए, जिनमें पुलिस तफ्तीश के बाद 76 केसेस को असल भत्ताखोरी करार दे चुकी है। साथ साथ ये भी कहना था जी कि कराची में भत्ताखोर बच्चों और बेरोज़गारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जुर्म जब अपनी शक्ल तब्दील कर ले, तरीका वारदात जदीद हो जाए, तो क्या हमारी हिकमत अमली या रियासत की हिकमत अमली भी उस रफ्तार से बदलनी चाहिए या नहीं? सईदा तहसीन आबदी हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया तहसीन साहिबा कि आपने हमें वक्त दिया। कराची ने एक बहुत लंबा टाइम देखा है इस भत्ताखोरी वाले एक सिस्टम को, जिसको ओवरकम करने के लिए बड़े साल लगे हैं शहर को। और यहाँ पे इतनी कॉमन प्रैक्टिस थी कि न्यूज़ मीडिया हाउसेस हों या कहीं भी हों, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स हमें आती थी और हम उसको कवर भी करते रहे माजी में। ये एक बार फिर सर उठा रहा है, क्या रियासती हिकमत अमली है? ज़रा हमें थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग अर्मिला। अर्मिला, बिल्कुल सही आपने बताया कि कराची में एक अरसे तक काफ़ी डिकेड्स तक जो है ये बहुत कॉमन था। और उस वक्त जो था, इन जराइम को जिस तरह ये फैले हुए थे, इन जराइम को सियासी जो है वो पनाह हासिल थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट उस टाइम पे इस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रही होती थी, क्योंकि सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज उनकी पुछ पनाही पर होती थी, उसे सपोर्ट किया जाता था। ये फैक्ट है जो सबको पता है। लेकिन फॉर्चुनेटली इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और हम इस चीज़ का, हमारे लिए बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है कि इसको किसी भी तरह हमें ख़त्म करना है, इसको कंट्रोल करना है। इसके लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपने भी इंट्रो में जैसे बताया कि 172 केसेस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें से 76 केसेस जो थे वो एक्सटॉर्शन के थे। बाकी जो केसेस हैं अर्मिला, वो नॉर्मली जाली कॉल्स थी, या वो ब्लैकमेलिंग थी, या जो पर्सनल उनके तनाज़ात थे, मैटर्स थे, उसकी वजह से जिसको वो एक्सटॉर्शन समझ रहे थे, वो आपस के मामला थे। लेकिन हुकूमत सिंध इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पे एक्टिव है। हम अपना एक जो है वो डिजिटल पोर्टल भी लॉन्च करने वाले, अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया है, ताकि लोगों को बहुत ईजी हो हमसे रब्ता करना। लेकिन फ़िलहाल FIA, PTA हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में है, और इस तरह की जो भी कॉल्स आती हैं, चाहे वो बिजनेस कम्युनिटी को हो या किसी रैंडम किसी भी इंसान को हो, तो फ़ौरन उसको एड्रेस किया जाता है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जाहिर है आप कार्रवाई कर रहे हैं तहसीन साहिबा, लेकिन अब इसमें एक फैक्टर ये है कि जहाँ पे
हम डिजिटल फ्रॉड, स्कैम्स और इन चीज़ों का जिक्र करते हैं ऑन एंड ऑफ। अब अगर इसको पहले तो एक रवायती तरीका होता था ना कि कोई 4 बंदे गए, एक कॉन्ट्रैक्टर के पास गए, एक बिल्डर के पास गए, उन्होंने उससे बात की, भत्ताखोरी वाला एक सिस्टम चल रहा था। अब जो फेक कॉल्स हैं, इंटरनेशनल नंबर्स हैं, फिर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ मॉडर्न साइड पे कर रहे हैं ना, मतलब अब क्राइम में भी जिद्दत आ गई है समहाउ। अब इससे निपटने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए हमें भी मॉडर्न तरीक़ों के ऊपर जाना है या हमें भी उस चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना है, इसके लिए क्या हुकूमत कर रही है, सिंध हुकूमत? देखिए हमने जी मैं वही बता रही हूँ आपको। एक तो एफआईए के साथ हम कोऑर्डिनेशन में, फिर साइबर क्राइम यूनिट्स जो हैं हमारे, वो तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इस पे काम कर रहे हैं, उन कॉल्स को ट्रेस करना। और काफ़ी ऐसी कॉल्स हैं अर्मिला जो कि ओवरसीज से आ रही हैं, तो उसके लिए भी हमने जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलकर और अपने जो मुतालिका इदारे हैं उनके साथ मिलकर इंटरपोल के थ्रू जो है हम उनके वारंट्स भी जारी करेंगे, उनकी कार्रवाइयाँ भी होंगी उनके खिलाफ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुल्क में जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो ताजिरों की तरफ से हमें चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो यही हुई है कि जी बैरून मुल्क से किसी बाहर के नंबर से कॉल्स आ रही हैं, वॉइस नोट्स आ रहे हैं, या वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है वो पूरी ट्रांजेक्शन वगैरह हो रही है। तो उसके लिए हम जो इंटरपोल्स के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ इस तरह की कोऑर्डिनेशन में हैं कि उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएगी। कोई जी। हमने टेस्ट केस अभी तक किया है? क्योंकि 172 केसेस में से अगर 76 तहसीन साहिबा असल केसेस करार दिए गए हैं, तो आई एम श्योर क्यों एक या दो ऐसे केसेस तो होंगे जिनमें हमने पकड़ा भी होगा लोगों को, या उनको कैफरे किरदार तक पहुंचने के लिए कोई हिकमत अमली भी बनाई होगी। जी, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं और बहुत सारे लोग पुलिस मुकाबलों में मारे भी गए हैं। तो कार्रवाइयाँ मुसलसल हो रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, उनके और ट्रायल्स हो रहे हैं। ये कितना और टाइम एग्जैक्ट लगा है फिगर तो हमें मैं इस चीज़ को? जी, इतना कितने टाइम की आप ये बात कर रही हैं, कितना रीसेंट टाइम्स की बात कर रही हैं आप ये? ये जी 24-25 मैं ये पूरे 1 ईयर की बात कर रही हूँ कि ओके। इस अरसे में, क्योंकि चीज़ें जो रिपोर्ट हमें हो रही हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, हमें सुनने में आया है कि जी चीज़ें रिपोर्ट भी नहीं होती। लेकिन जो रिपोर्ट केसेस हैं वो 172 हैं, जिसमें 176 जो है वो एक्सटॉर्शन के केसेस थे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बिल्कुल डायरेक्टली लिंक कर रहे थे, वो पकड़े भी गए हैं, उनके ट्रायल्स भी हो रहे हैं, और बाकी लोग, काफ़ी सारे लोग, बड़ी तादाद है कि जो मारे भी गए हैं। फिर जैसी बात है, इन्वेस्टिगेशन हुई तो वही वो लोग निकले जो एक्सटॉर्शन में भी इन्वॉल्व थे, वो उस किडनैपिंग में भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि कोई कोई जुर्म करता है तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक जुर्म की तरफ स्टिक नहीं रहता, उसमें और भी बहुत सारे जराइम में इन्वॉल्व होता है वो इंसान। तो वो तमाम चीज़ें सिंध गवर्नमेंट कर रही है, मुसलसल ऑपरेशन हो रहे हैं, और हम अश्योर कराते हैं कि इस चीज़ों में बहुत जल्द कमी आएगी, पहले के मुकाबले में कमी आई है, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से अर्मला शहर को, इस सूबे को पुरअमन बनाया। आपको भी पता है कराची का जो हाल था, अक्सर मतलब 3 डिकेड्स अगर आप ले लें तो कराची में जिस तरह का के सुबह निकलते थे तो पता नहीं होता था कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, ये वाले हालात हमने देखे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सियासी पुष्टपनाही हासिल थी बहुत सारी हमारे भाई जमातों की, तो इस वजह से चीजें। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सिंध गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। हमने हर जगह हर चीज, एक तो हमारे, आपने अगर देखा होगा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जिस तरह हम काम कर रहे हैं कि जी कहीं पे भी जराइम ना हो, सिर्फ एक्सटॉर्शन ही नहीं, डिफरेंट जो क्राइम्स होते थे, जो टारगेट किलिंग्स थी, जो वो आप देखें कि बहुत कराची में बहुत बहुत समझे ना होने के बराबर है अब। वरना तो ऐसा होता था कि रोजाना 4-5 केसेस टारगेट किलिंग के ही होते थे इस शहर में। कभी वो सेक्टेरियन बेस पे होते थे, कभी वो जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी बेस पे होते थे, लेकिन अब ऐसा ऐसा माहौल नहीं है। तो यकीन दिलाते हैं हम कि अपने शहर को हमने जैसे बड़ी मेहनत से पुरसुकून बनाया है, तो हम उस सुकून को खराब नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल ठीक है। और आगे कोई स्ट्रेटजी लाया अमल? आप लोगों ने जैसे कहा कि आप फेडरल हुकूमत के साथ भी इन कांटेक्ट हैं, राबते में हैं, फिर आप इंटरपोल के हवाले से भी बात करी थी कि जो ओवरसीज़ कॉल्स रिसीव हो रही हैं इस हवाले से उस पर भी मॉनिटर किया जा रहा है। ज़ाहिर एक स्ट्रैटेजी, एक मैकेनिज़्म चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार चीज़ सर उठा गई तो फिर हमारे कंट्रोल में, जैसे हमें कई साल लगे हैं, बल्कि इनफैक्ट दहाइयाँ लगी हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, हम अब इतना लंबा टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर अब ये हो सकता है। सो उसके लिए आप लोगों की जानिब से कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तरतीब दी हो? जी, देखिए हम तमाम जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ, सबके साथ कॉन्टैक्ट में हैं। प्लस इस एक्सटॉर्शन में ज़्यादातर बच्चे यूज़ हो रहे हैं अर्मिला, और बुजुर्ग शहरी यूज़ हो रहे हैं। तो जो हमारा चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, क्योंकि नॉर्मली ये वही बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं, जो अपने घरों से या तो भागे हुए हैं या वो होमलेस हैं,
जो बाहर होते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है। और नॉट ओनली फॉर एक्सटॉर्शन, अगर आप देखें पाकिस्तान में एक अरसे तक जो है वो जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है उसकी भी, क्योंकि मैं चाइल्ड राइट्स पे भी काम करती रही हूँ, उस पे भी जो हमारी रिपोर्ट्स आती थी वो 8 से 15 साल के दरमियान के बच्चे यूज होते थे उस सुसाइड बॉम्बिंग में। तो बच्चे बड़े वल्नरेबल होते हैं, इनका इजी टारगेट होते हैं। तो उसके लिए हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को भी जो है वो अपने साथ कोऑर्डिनेशन में लिया है। इसी तरह पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में, FIA है, PTA है, साइबर क्राइम है, कि जहाँ जहाँ से भी ये लिंक करती हैं चीजें, वो तमाम लोग कोऑर्डिनेशन में। हम अपना जो है वो डिजिटल पोर्टल भी जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो ये है कि आप FIR में रिपोर्ट करें, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें, लेकिन वो जो पोर्टल आप एक्टिव हो जाएगा तो फिर जिसको भी एक्सटॉर्शन आएगी वो विद इन सेकंड जो है वो उस पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकता है, और वो कंसर्न जो भी पुलिस स्टेशन होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा, उसको एड्रेस करेगा। तो तमाम चीजें बड़ी हमारा मैकेनिज्म बन चुका है, और आप देखेंगे कि पिछले साल की निस्बत इस साल कमी आई है, मजीद कमी आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सईदा तहसीन आबिदी हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान सिंध हुकूमत। कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि रोज़ बरोज़ ये बढ़ रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, और उनके मुताबिक जी चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या दीगर इदारे, उनके साथ वो कोऑर्डिनेशन में एक मेकनिज़म है जो बनाया गया है। अल्लाह करे जी ये जो केसेस हैं ये यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, टारगेट किलिंग हो, भत्ताखोरी हो, कराची जैसे एक बड़े शहर ने इस चीज़ को बहुत अरसा फेस किया है, और अब आई बिलीव कि जहाँ पे इतने मसाइल ऑलरेडी मौजूद हैं, कराची के शहरी एक और चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अभी ताज़ा मैंने केस पकड़ा है जिस स्टोरी के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ अपनी ही टीम में। मैंने ऐसे ऑफ एयर पूछ लिया, ये स्टोरी मैं आपको बताती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA ने तमाम सिम्स के सारिफ के अपने नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजमी करार दे दिया। PTA ने जी टेलीकॉम सार्फिन के लिए सिम के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल से मुतालिक एक हदायतनामा जारी किया है। जारी करदा एलामिया में PTA ने कहा है कि किसी और के नाम पे रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल कानून की खिलाफ वर्जी है। सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो रजिस्टर्ड सारिफ पर होगी, और PTA के मुताबिक सार्फिन अपनी सिम्स और टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शंस का ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सिम के किसी भी गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी जो है जी मुतल्लिका रजिस्टर्ड सारिफ पर आयद होती है। सारिफीन अपनी सिम या डिवाइस से तमाम कॉल्स, मैसेजेस, डेटा इस्तेमाल इनफरादी तौर पर ख़ुद जिम्मेदार होंगे। और PTA ने भी कहा है कि वो तमाम मुतल्लिका कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करें, और उसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़रूरी कार्रवाई भी होगी। अच्छा जी, अब मैंने केस जो पकड़ा है अपनी टीम में पकड़ा है कि वो अपने वालिद साहब के नाम पे सिम इस्तेमाल कर रही हैं हमारी एक अदर टीम मेंबर। तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे आई एम श्योर, लेकिन अब ये जो हिदायतनामा जारी कर दिया गया है इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। हमारे साथ अहमद मंजूर साहब मौजूद हैं, IT एक्सपर्ट हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये PTA के जो हिदायतनामा है इस पर बहुत सारे लोग खिलाफ वर्जी करते हैं। आई बिलीव हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड सिम का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा ब्रीफ करें। देखें, बेसिकली होता ये है कि हम ना कई चीज़ों को बहुत ज़्यादा, जैसे अभी आपने एक केस की बात कर रहे हैं कि आप उनके वालिद साहब का तो ऑब्वियसली वो यूज़ कर सकते हैं, राइट, दैट इज़ द फैमिली ट्री। तो वो हमारे यहाँ वो फैमिली ट्री लोगों को नॉर्मली समझ नहीं आ रहा होता। अब उसी तरह अगर मिसाल के तौर पे कोई गलत सिम ले लेता है आपके नाम पे, जैसे पिछले कुछ अरसे में होता था कि लोगों ने थंब इम्प्रेशन तक बना के रखे होते थे, अगर आपको याद हो, या ये जैसे सिम नॉर्मली लोग वो स्टॉल्स लगा के बेच रहे होते हैं, वहाँ से सिम नहीं लेनी। या जैसे लोग कई दफ़ा उम्रा वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पे कई जगहों पे सिम ले लेते हैं विदाउट शॉप, जैसे डिफरेंट जो लोग दे रहे होते हैं वो बैठे होते हैं। अब वहाँ पे जो फ्रॉड्स हो सकते हैं, बेसिकली ये उनसे बचने के लिए चीज़ हो रही है, राइट। अब आपने सिम तो यानी सिम आपने ली, आपके ID कार्ड की कॉपी चली गई। जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले कहते थे अपने ID कार्ड की कॉपी एक दफ़ा जब दोबारा बटन ज़रूर दबाएं उससे, ताकि जो है ना कोई अंदर सेव तो नहीं हो रहा आपका, जिसकी वजह से फिर लोगों के उसमें अरबों डॉलर आ जाते थे समथिंग, राइट। कहने का मकसद ये है, राइट। तो आपने हर चीज़ पे एहतियात, बिकॉज जूं हम इंटरनेट के करीब होते जा रहे हैं हम उतना ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। तो आपकी जैसे ही देखें, अब उसके साथ डेटा से कनेक्ट होकर कोई VPN कनेक्ट करके किसी भी तरीके से
कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई भी मैसेज कर सकता है। तो मैसेज करने वाला कैसे ट्रेस होगा? यानी ठीक है आप जीपीएस सिस्टम के थ्रू उस तक पहुंच गए, दैट्स ओके, लेकिन वो सिम किसके नाम पे रजिस्टर्ड निकली? आपके नाम पे निकली। एग्जैक्टली तो वो आपको ट्रेस करेंगे और फिर प्रॉब्लम तो आपके जैसे इसकी एक और मिसाल फिर वही बैंक अकाउंट वाली बात में आ गई मेरे, कि जिसका अकाउंट जिसके नाम पे होता है उससे जो ट्रांजैक्शन होती है असल में वो बंदा कल्प्रेट होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसी को पकड़ा जाएगा ना, अदरवाइज तो ट्रेसेबिलिटी जीरो हो गई। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए जब आप सिम ले रहे हैं तो प्रॉपर शॉप से लें, और शॉप भी यानी जैसे अगर जैज से लें, फ्रेंचाइज से लें जाके, एग्जैक्टली फ्रेंचाइज से लें जाके प्रॉपरली, और उनके साथ वो, क्योंकि दैट टुक सम टाइम, वो हमारे यहाँ लोग करते हैं 200 रुपए में मिल रही है ना, वैसे जल्दी से ले लो, स्टॉल पे फ्री मिल रही है, 200 रुपए का बैलेंस डल जाएगा उसके अंदर, ये वाली हरकत भी करते रहे हैं। तो वो लोगों को समझ नहीं आती कि वो कर क्या रहे हैं उनके साथ, तो इससे बचने की जरूरत है। अच्छा, अब एक और फैक्टर भी है, चले आप और मैं तो हम सब फेमिलियर हो गए, ये जो हमारी डोमेस्टिक हेल्प है, हमारे हाउस हेल्प है, इनके रजिस्टर्ड सिम्स का बड़ा मसला होता है, क्योंकि इनके आईडी कार्ड्स नहीं बने होते। ये किसी के नाम पे चल रही होती है सिम, वही बात है कि स्टॉल से खरीदी, 200 रुपए का बैलेंस आ गया, कोई पता नहीं किसके नाम के ऊपर सिम है। ये वाली जो सेक्ट है ये ज्यादा वल्नरेबल है इस तरह के फ्रॉड और इस तरह की चीजों का। इसके लिए ना गालिबन पिछले दिनों गवर्नमेंट ने एक ऐप भी निकाली थी कि जी अगर आप घर पे किसी को रख रहे हैं, किसी को रेंट पे घर दे रहे हैं, तो रजिस्टर करवाएं उस बंदे को अपने पास। मैं यानी हमारे घर में कोई बंदा आता तो हम उसे कहते हैं पहले आईडी कार्ड दिखाओ। अब आईडी कार्ड होता है, कई दफ़ा वो पेपर लेके आ जाते हैं जिसके ऊपर आईडी कार्ड एड्रेस लिखा होता है पता नहीं कहाँ का, तो आप उसको कहें कि भाई जाके आईडी कार्ड सही वाला लेके आओ, क्योंकि ये तो सही मेन चीज़ें हैं ना, उसकी बेस पे फिर उसकी सिम निकलेगी, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा। हमारे यहाँ हम ना एक्चुअली शॉर्टकट बड़ी जल्दी ढूंढते हैं, और खुसूसन आजकल की, आई एम सॉरी जो मैं बात करने लगा हूँ, आजकल की ख़वातीन को अगर और काम वाली चली जाए ना तो वक्त पड़ जाता है। हमारी जिंदगी में डोमेस्टिक हेल्प की इंपॉर्टेंस का आपको क्या बताऊँ, हमारा सिस्टम ही इसमें चल रहा था, खासतौर पे वर्किंग वुमेन। ठीक है ना, तो वो इशू आ जाता है कि लो जी आज घर पे काम वाली नहीं, आज तो मसला हो गया। ठीक है, फिर वो हर एक के काम के लिए अलग-अलग भी चाहिए। ठीक है, आई एग्री। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल है मेरा, पिछले दिनों एक हमने सुना जी कि आपने जाकर अपनी बायोमेट्रिक करानी है अपनी सिम के ऊपर, आपकी कोई भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हैं उसकी फ्रेंचाइज पे जाएं। अच्छा, एक नंबर भी दिया गया था कि आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पे कितनी सिम्स हैं। लिटरली मैं भी, हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे कि उनके नाम पे 5 सिमें थी और मेरे नाम के ऊपर 4 सिम्स हैं, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है कि किसने खरीदी, क्यों हुई, क्योंकि नॉर्मली जब हम पहले शॉप से ही लेते थे फ्रेंचाइज की बजाय, तो वहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन या डेटा उनके पास चला जाता था, 5 सिम्स निकलने की कैपेसिटी या पता नहीं किसने क्या निकलवा ली। इसको बंद करना मतलब, अब अगर आपको पता है कि आपके नाम पे एक सिम रजिस्टर्ड है, आपको वो आप इस्तेमाल करें, उसके अलावा ये जो प्रोसेस है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? देखें, मैं यही बात यानी कि जब आप ये सवाल कर रहे थे मेरे ज़हन में ये आ रहा था कि ये अब जब पीटीए ने ये चीज़ निकाल दी है ना, तो उनके लिए प्रोसेस भी अब आसान करना चाहिए, ताकि अगर तो मेरी सिम नहीं है, मैं जस्ट एक नंबर पे कॉल करूँ वो ख़त्म हो जाए उसी टाइम, रादर देन के जी आप जाएं फ्रेंचाइज के पास, वो थंब इम्प्रेशन करें, आईडी कार्ड दें, ये करें, ये लेटर लेके आएँ, फलां करें। अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, अब मिसाल के तौर पे इसकी एक मैं मिसाल देता हूँ, सपोज़ करें मैं एक कंपनी में काम करता था, मैंने उससे उन्होंने मुझे एक सिम दी, अब मैंने उसको अपने नाम पे करवाना है, वो जाएं जी आप एक कंपनी से लेटर लेके, एग्जैक्टली कंपनी से लेटर लेके आए, कंपनी मैंने 15 साल पहले छोड़ दी हुई है, कंपनी है ही नहीं, अब क्या करूं, क्या करें? बिल्कुल, आई एग्री। तो कहने का मकसद ये है कि अब इस प्रोसेस को भी फिर आसान बनाया जाए, सिर्फ नोटिफिकेशन देने से इशू नहीं वो हो जाता, यानी कि जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट भी ऑलरेडी इतना कम है, आधी दुनिया को तो प्रोसेस समझ ही नहीं आना, जिनको आना है वो सुस्ती के मारे जाएंगे नहीं कि भाई क्या करें। आपको पता होना चाहिए कि आप एक एप्लीकेशन या कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करा दें, कि आप अपने सिम चेक करें, आपने जो सिम दो अगर आप में इस्तेमाल करें तो आप उसको इस्तेमाल करें, बाकी माशाल्लाह आपने तो एक बड़ा अच्छा आइडिया दे दिया पीटीओ की, अपनी एक ऐप बना दें, जैसे बाकी सब ने बनवाई हुई है, अपनी एक ऐप बना दें, उसके ऊपर नंबर दें, उसके ऊपर रजिस्टर करें, जो भी आपकी सिम है अपने नंबर से ऐड करें, दैट्स इट, यानी फटाफट वेरीफाई भी हो जाएगा, उसको नादरा के साथ कनेक्ट कर दें। बिल्कुल, ये तो हमने पूरे का पूरा इनको आइडिया दे दिया, प्लान दे दिया। लेकिन ना मसला ये कि वही बात घूम फिर के आती है कि बहुत सारे लोगों को मंजूर साहब ये अवेयरनेस ही नहीं है। अब हम ये नोटिफिकेशन के बाद इलीगल काम है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं जो किसी और के नाम के ऊपर हो रहे हैं। इवन आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, आपके नाम पे कोई सिम लगी हुई है,
आपको पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें बाहर के मुल्कों में एक होता है कि जी 3 मंथ्स की एक सिम जो विजिटर सिम दी जाती है, जो वैसे ही खत्म हो जाती है 3 महीने के बाद, वो उसका आपको एक मैसेज आता है कि जी आप इस सिम को रखना चाहते हैं या हम किसी और को इशू कर दें, दैट्स इट, आप किसी और को इशू कर देते हैं। तो हमारे यहाँ भी इस पूरी चीज़ को अगर वो कॉम्प्लिकेशन से निकाल के ईजी कर दिया जाएगा ना, तो मेरा ख्याल है कि लोग वो जैसे वो आपने एक कैटेगरी आप उसमें छोड़ गए, जो चले जाएंगे वो गुस्से से वापस आ जाएंगे कि जो है ना भाई हो ही नहीं रहा, और फिर बाद में सोचेंगे अच्छा बस जी कोई सुस्ती से नहीं जा रहे, कुछ को पता नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि चीज़ को प्रोसेस को आसान करें, तो जैसे ही आसान करेंगे लोग खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे चीज़। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हर इंसान, जैसे अब आपने कहा आपके नाम पे 4 है, मेरे नाम पे भी 5 सिमें 4 सिमें चल रही हैं, ठीक है, कुछ घर वालों की हैं वो पता लग जाती हैं, कुछ इस तरह है। तो जो नहीं पता लग रही तो हम एटलीस्ट उसको कर तो सकें किसी तरीके से। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया ना, साथ एक इस पूरे प्रोसेस को भी आसान कर दें, तो फिर वो आप वाला यूज केस भी जो अभी हमने डिस्कस किया था वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। वो भी बड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें फ्रॉड की मुझे थोड़ा सा बताएं अहमद मनसूर साहब, क्या किस किस तरीके से लोग फ्रॉड करते हैं? बिकॉज बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि उनको अगर कोई कॉल या फ़ोन कॉल रिसीव हुई है, कोई मैसेज रिसीव हुआ है, क्लिक कर देते हैं। इवन हमारे बड़े भी, उनकी ये प्रैक्टिसेस हैं कि जी कोई लिंक आया ओपन कर लिया। फ्रॉड के भी अब नए नए तरीके निकल आए हैं, जो अब हम जैसे लोग भी 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि हमें नहीं पता चल रहा। देखें, सबसे पहले आपके पास कोई भी जो मैसेज आता है ना, यानी किसी भी इदारे की तरफ से कोई मैसेज आएगा, वो 4 डिजिट से आता है कभी भी। अच्छा, वो इससे ज्यादा वो फुल नंबर से कभी नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। नंबर 1। दूसरी बात, अगर वो बंदा आपको ये कह रहा है ना कि लिंक पे क्लिक कर दें या जी आप अपना एड्रेस भेज दें, ये रेड फ्लैग है, ये खत्म, ये यहीं पे रेड अलर्ट है, ठीक है, ये रेड फ्लैग है कि बिल्कुल जी यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना। इसी तरह कोई ईमेल, कोई SMS, कोई मैसेज आपको व्हाट्सएप पे आ रहा है साइड पे, जैसे कई दफ़ा कॉल आती होती है, यानी कि आप लोगों ने शायद देखी हो कि जी आपका बेटा थाने में बैठा हुआ है, बेटा बेशक सामने बैठा हो, आप फिर भी घबरा जाता है फौरन से। हाँ, कौन सा बेटा बैठा हुआ है, और वो 4-5 नाम रखे हुए उन्होंने, अली, रजा। नहीं, ये वो एक्चुअली ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो करते ये हैं, आपने पहचाना नहीं है, अब बंदे की फोन पे किसी ना किसी से तो आवाज मिलती ही होगी। सही बात है। तो आप जैसे ही एक नाम लेते हैं ना, अली बात कर रहे हो, अहमद बात कर रहे हो, ये बात कर, हाँ यही बात कर रहा हूँ, इमेजिन, ठीक है। और माशाल्लाह वो यानी हमारे घर की जो खवातीन या वो जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सादा हैं, उनको नहीं आइडिया होता। उनको नहीं आइडिया होता, वो फौरन से पहले पैसे भी भेज देते हैं, वो फौरन से पहले घबरा भी जाते हैं। बिल्कुल। तो हमें सबको अवेयर करने की ज़रूरत है। जैसे माशाल्लाह आप लोगों ने ये अच्छा किया कि हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, यानी आपके प्रोग्राम के थ्रू। इसी तरह हमें लोगों को और अवेयर करने की ज़रूरत है कि जी अगर, अब जैसे मैंने आपको कहा फुल नंबर से कभी नहीं आएगा जो आपको। अच्छा, फिर मज़े की एक बात होती है उसी मैसेज के अंदर, जो अगर सपोज करें कोई स्पेल लिखे हुए ना किसी टेलीकॉम कंपनी के, वो गलत लिखे होते हैं। अच्छा, ओके। यानी कैसे लिखा होगा, JA22, ओके, इट लुक्स लाइक द जैज, ठीक है। इसी तरह जो अगर मिसाल के तौर पर टेलेनॉर की बात करें तो E की जगह 3 लिखा होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। लोग नहीं पकड़ पाते इस बात को, और अक्सर तो लिंक होता है कि अब तो वो पार्सल वाले स्कैम्स भी शुरू हो गए ना। अच्छा, वो अब इतनी ऑनलाइन शॉपिंग होती है। मेरे साथ 3 दफा हो गया स्कैम कि हम घर के बाहर कोड दें, व्हाट्सएप की स्क्रीन के ऊपर फुल कोड आ रहा है और मैं परेशान हूँ कि कोड ऐसे तो नहीं आता, वो तो व्हाट्सएप मैसेज आता है पोस्टेक्स से या किसी से भी। एग्जैक्टली। और मेरे साथ ये 3 दफा हुआ है और मैंने स्नैप किया है बाकायदा। तो एक दफा तो मैं, पहली दफा तो मुझे नहीं समझ आई, मैं बताने लगी थी, तो देन आई रियलाइज्ड कि व्हाट्सएप की फुल स्क्रीन के ऊपर ये कोड नहीं आ सकता। फिर उसके 2 बार मुझे आइडिया हो गया कि ऐसे नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वो जो TCS भी लिखा होता है वो TCS नहीं लिखा होता है। अच्छा, वो क्या लिखा होता है? उसको दोबारा पढ़िएगा, वो TC5 लिखा होता है। TC5 मैं अभी अपने फोन में, क्योंकि रिसेंटली हुआ है मेरे साथ ना ये वाला तो वो बात। उन्होंने TCS कोरियर के स्पेलिंग गलत लिखे होंगे, बीच में कोई ना कोई चीज स्पेलिंग गलत होते हैं, क्योंकि वो जो लोग कर रहे हैं वो भी तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। आई एग्री, वैसे उनको भी क्या ही पता, वो भी फ्रॉड ही कर रहे हैं। अगर यानी मुझे अगर मुझे कॉल आई, मैं अपने आप बता देता हूँ, मुझे कॉल आई, मुझे बंदा कहता है कि आपके ना मैं बैंक अकाउंट पता नहीं क्लोज होने लगे हैं सारे, कुछ ऐसी बात की उसने। मैंने कहा ओके, तो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस बैंक से पता नहीं कहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना पता है आपके पीछे बच्चा कैसे रो सकता है अगर कॉल सेंटर में बैठे हुए। अस्तगफिरुल्लाह। तो उस बंदे ने फौरन कॉल बंद कर दी। इमेजिन कि किस किस लेवल के फ्रॉड हो रहे हैं। अच्छा जी, अब PTA ने कह दिया है कि आपने सिम, अब ये भी हो सकता है कि घर में जैसे हमारी टीम मेंबर है वो अपने वालिद के नाम के ऊपर सिम यूज़ कर रही हैं,
तो वो उसी के साथ चल सकती है, कंटिन्यू कर सकते हैं। देखें बेसिकली अगर तो बन गया हुआ है अपना आईडी कार्ड वगैरह तो फिर तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि इनका पुराना नंबर चल रहा होगा, हाँ, इनका और ये पुराना नंबर चल रहा है। इसी से डर रहे होंगे कि ले जाएंगे फिर हाँ, होगा हाँ, समथिंग। हाँ, अगर इस प्रोसेस को आसान कर दिया जाए और ये अपने आईडी कार्ड पे शिफ्ट कर लें, हाँ। तो कल को इनके वालिद साहब का जो आईडी कार्ड, सपोज करें उन पे 4 सिम्स हैं, जो बिल्कुल लिमिट है 4 या 5 सिम्स की, 5 ठीक है, सिम्स की 5 सिम्स की लिमिट है, अभी वो पूरी हुई होगी, हाँ। कल को इनका कोई छोटा बहन भाई तो उसको भी तो लेके दे सकते हैं ना, तो हम इसको ऐसे भी तो सोच सकते हैं। हाँ, मतलब वो, लेकिन अब मसला है ना कि प्रोसेस आसान होना प्रोसेस चाहिए आसान कि- हो जाए, उसको नादरा से कनेक्ट कर दें, तो मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ वैसी बहुत आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और आप इन द एंड ज़रा लोगों को डराएं कि अगर आपको ऑनलाइन कोई ऐसी चीज़ आती है, कोई ऐसा स्कैम हो रहा है, तो आपने कैसे बचना है और किस चीज़ को अपने फ़ौरन से आपने अपने एंटीनास को एक्टिव करना है कि ये गलत चीज़ है, ये रेड फ्लैग है। इसका बड़ा सिंपल है, जैसे ही आपको कोई लिंक आए ना तो समझ जाएं कि उसके अंदर कुछ है। लिंक आए वो कोई आपको फ्री की चीज़ दे रहा हो, ठीक है, जैसे अभी हम एक बात करने लगे थे बात बीच में वो कि जी ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग इतनी ज़्यादा करते हैं, कहते हैं आपका शॉपिंग जो है ना वो किसी जगह पे पहुंच रही है तो हमें आपका एड्रेस नहीं मिल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले तो ये देखें, अगर पोस्ट टैक्स या टीसी उनके ऑफिशियल नंबर्स हैं जहाँ से जहाँ से मैसेज आता है, हाँ, कभी वो आपको व्हाट्सएप पे नहीं मैसेज कर रहे होंगे, कभी वो आपको किसी ऐसी जगह पे मैसेज नहीं कर रहे होंगे, बकायदा वो जो कोड आएगा वो पूरे एक मैसेज के साथ होगा। जो आपने पोस्ट टैक्स की बात की वो बकायदा पूरे कोड के साथ होता है। जब वो बच्चा देने के लिए चीज़ आता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो आपसे वो कहता है मुझे स्क्रीनशॉट दे दें, ठीक है, या मुझे वो कोड बता दें। अब वो कोड 4 डिजिट्स का नहीं होता, 7 डिजिट्स का होता है गालबन। तो वो थोड़ा सा कहने का मकसद ये कि आपको कोई लिंक किसी मैसेज पे SMS पे आ रहा है, और खसूसन ये जो एक आ रहा होता है ना, जैसे मुझे कई दफ़ा मैसेज आते हैं, आप सबको भी आए होंगे कि अहमद भाई आप अपने घर वाला एसी बेचना चाहते हैं। हाँ, वाटर कूलर बेच दे, एसी बेच दे, ऐसी चीज़ें बहुत आती हैं और ऐसे बहुत स्टूपिड मैसेजेस आते हैं। मैं तो अपने घर में भी सबको कहती हूँ कि भाई कोई मैसेज आए वेरीफाई करें और फिर उसके लिंक के ऊपर क्लिक करें। इवन आपके पास पार्सल भी आ रहा है, मेरी अम्मी को पता नहीं कौन से पार्सल पकड़ा के चले गए, कपड़ों के 16,000 का सूट है और अम्मी ने खरीद लिया, वो उससे ले लिया। मैंने कहा ये किस, कहती तुमने मंगाया होगा, मैंने कहा मैंने नहीं मंगाया, वो पूरे घर में पता किया किसी ने ऑर्डर नहीं किया हुआ था। आपने ये चीज़ शेयर की, मेरा ई-कॉमर्स का जब शुरू में ये हुआ था ना, एक बड़ा मजे का, मैं अपने स्टूडेंट्स को सबको बताता हूँ। वो पता क्या होता है, मुझे यानी हर बंदे को ना ब्लू कलर बड़ा फैसिनेट करता है बिकॉज ऑफ एयरफोर्स और समथिंग, बड़ा शौक था। तो उस पर जी 2 जैकेट्स नजर आई और 1500 की 2 जैकेट्स थी। तो मेरा एक दोस्त था मोइन, ठीक है, तो मैंने वो भी, हम दोनों एयरफोर्स के दोस्त हैं एक्चुअली, वहाँ पे हमने एग्जाम देने गए थे। तो मैंने कहा चलो 2 आ रही हैं यार, 750 की एक पड़ी ऑर्डर कर देते हैं। मैं इसी तरह कहीं बाहर था, मेरी वाइफ का मुझे कॉल आई है कि ये आपका कोई पैकेज आया। ठीक है, अच्छा कितने का? 1500 रुपये का। मैंने कहा हाँ दे दो, 2 जैकेट्स होंगी। कहती है, उसने दे दिए। कहती है इसमें 2 जैकेट्स लग नहीं रही वैसे। अच्छा ओके। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो मैं वापस आता हूँ, देखते हैं। मैं वापस पहुँचा हूँ, जस्ट इमेजिन इतना सा पैकेट था वो, और उसमें से इतना सा हुडी निकला था। हुडी, वो एक मिनिएचर हुडी था। उसके बाद से मैं तो ऑनलाइन से वैसे ही भागता हूँ। उसके अलावा कुछ फ्रॉड्स देखें, दोनों तरफ से फ्रॉड्स होते थे शुरू में। लोग क्या करते थे, जो लैपटॉप यानी कि सपोज करें आपके घर डिलीवरी हुई है, वो लेके सेम डब्बा अंदर जाते थे, और सेम डब्बा नहीं ये लैपटॉप हमने फारिग नहीं किया था, ये मैं दुकानदारों को भी बता रहा हूँ। और वो जो है ना उसको पैक करके वापस भेज देता, और जैसे ही जाके बंदा वहाँ पे खोलता था उसके अंदर से पत्थर निकलते थे। तो ये दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से होता है। तो और यहाँ तो वैसे ही कंज्यूमर राइट भी कोई नहीं है और वो वाले तो इसलिए लिंक, जो रेड फ्लैग आपने माशाल्लाह अच्छा वर्ड बोला, रेड फ्लैग इज कि कोई लिंक आए, कोई आपको ऐसा मैसेज आए, एटलीस्ट घर में सबसे कंफर्म जरूर कर लें एक दफा, नहीं तो 16,000 भरने पड़ जाए। बिल्कुल, आपको अगर कोई पार्सल आ रहा है, मेक श्योर करें जिसके नाम पे पार्सल है उसको वेरीफाई करें, आपने अमाउंट पेड है, कैश ऑन डिलीवरी है, उसको वेरीफाई करें। आपने व्हाट्सएप स्क्रीन के ऊपर, अगर आपने व्हाट्सएप आपके फोन पे है और आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर कोई कोड आ रहा है, तो आपने उसको नहीं बताना, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई भी आके कहे कि हम आपका पार्सल लेके आए, नहीं, आपने पहले वेरीफाई करने, हर चीज़ को वेरीफाई करें। और अगर आप किसी और के नाम पे सिम इस्तेमाल करें, फौरन अपने नाम पे कर लें, ये बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम
बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब जिस रिपोर्ट के हवाले से हमने बात करनी है, अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान और भारत के हवाले से एक इंतहाई इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पब्लिश की है और इस पर तज्जिया पेश किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जी जो अगर हम बात करें तो ट्रंप के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने वाशिंगटन में गैर मामूली सफारतकारी या सिफारती कामयाबी कह लें वो हासिल की है और अमेरिका के नज़दीक एक बार फिर जो काबिल कदर शराकतदारी है वो बन चुकी है। पाकिस्तान की स्मार्ट हिकमत अमली हो, अस्करी क़यादत हो, उसकी बसीरत हो, ट्रांजैक्शनल डिप्लोमेसी हो, वाशिंगटन में असर रसूख को समहाउ नुमाया किया है, जबकि भारत सर्द मोहरी हो, तिजारती दबाव में महदूद नज़र आना हो, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन में आई हैं। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक जी पाकिस्तान की वापसी खामोश मगर फैसला कुन थी, जहां दहशतगर्द हमलों के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी हो और दीगर अहम मामलात ने अमेरिका में पाकिस्तान की साख को मजबूत किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ाती और पेशावराना सलाहियतें पाकिस्तान की वाशिंगटन वापसी में मरकज़ी किरदार अदा कर रही हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान ने इस सिफारती बर्तरी को मुस्तकबिल में कैसे बरकरार रखना है और ख़त्ते में अपने असर को, जो कि ऑलरेडी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पैक्टफुल है, इसको मज़ीद कैसे बढ़ा सकता है। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं चाहूँगी आप इस रिपोर्ट के ऊपर ज़रा थोड़ा सा अपना एनालिसिस दें। हम पहले भी इस पर कई बार बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने इस रीसेंट टाइम्स में जो एक एपिसोड हुआ जिसमें बारहा हमने अपनी जो सुप्रीमेसी है उसको मनवाया या दिखाया दुनिया को, उसका इम्पैक्ट अब इस रिपोर्ट के अंदर भी नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बिल्कुल आपको उस पर्टिकुलर इवेंट का और जिसमें कोशिशें गई उसका आपको असर बिल्कुल नजर आता है, क्योंकि जो मई के अंदर जो हमने जो कॉन्फ्लिक्ट देखा था, जो एस्केलेशन देखी थी, वो काफी हद तक प्रेसिडेंट सेट कर देती थी पाकिस्तान के आने वाले रिलेशन यूएस के साथ। पहली दोस्तों बात यह है कि अमेरिका का जो सीज फायर का जो किरदार था, उसके अंदर जो कंडीशंस पैदा किए गए थे, वो भी इंडिया की एस्केलेशन की बैक के ऊपर था। और पाकिस्तान का रोल भी देखें, मिलिट्री एफिशिएंसी तो थी, बट ये सेल्फ डिफेंस के अंदर एक्ट था, समथिंग व्हिच अलाइंड विद इंटरनेशनल लॉ एज वेल। आई थिंक अगर आप उससे अगर आगे बढ़ के भी जाएं तो बहुत ही अच्छी अचीवमेंट्स हैं जो आई थिंक फॉरेन पॉलिसी के अंदर कवर भी की गई है और मजीद जो कवर की जा भी सकती है। अगर आप गाजा के अंदर भी देखें, ये एक ऐसा डेलिकेट मामला है जिसके अंदर बहुत देर से समझा जाता था कि जी अमेरिका का एक आउटसाइड लेवरेज है इस चीज के ऊपर, बड़ी बड़ी ताकतें भी जो है वो आके अमन के हक के अंदर बहुत ज्यादा रोल नहीं अदा कर सकती। पाकिस्तान ने assumption को चैलेंज किया है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज का हिस्सा थे, D8 का भी आप हिस्सा थे, जॉइंट स्टेटमेंट्स आपने साइन की कतर से लेके जॉर्डन से लेके सऊदी अरेबिया के साथ। और साथ साथ पाकिस्तान ने जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी जो हमारी जो प्रेसिडेंसी थी, सरबराही थी, तो उसके अंदर भी हमने अपनी कोशिश करके ब्रीफिंग करवा के विजिबिलिटी लाए। मैं आपको बताना ही चाहूंगा कि वो इस लेस अबाउट गाजा, इट इज मोर अबाउट द फैक्ट कि आपके पास डाइवर्जेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनके इंटरेस्ट बहुत ही पोलराइज्ड है और पाकिस्तान को स्पेस में आके अमन को सिर्फ एडवांस नहीं करना बट उस मोमेंटम के साथ रख के सारी फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन करवानी, आई थिंक वाज एक्सीलेंट इन दैट केस। तो साथ साथ मैं एक और बात बताऊं जो कि आई थिंक जो रिपोर्ट है वो मजीद कवर भी कर सकती थी, वो था कि जब आपने ईरान के साथ भी एस्केलेशन देखी पाकिस्तान में भी, तो उसके अंदर अपने बायलैटरल ट्रैक के ऊपर देखा कि पाकिस्तान बहुत तक कोऑर्डिनेट की एक्सपेक्टेशन, साथ साथ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी ये वही ट्रम्प साहब जिन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के पास एक ऐसा वैंटेज पॉइंट है ईरान को अंडरस्टैंड करने के लिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो आई थिंक जो डिप्लोमेसी लिहाज से देखें, 5-6 ऐसे ममालिक, 2-3 ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हॉटस्पॉट अगर महीनों के अंदर देखें रैपिडली चेंज होते हुए, तो पाकिस्तान ने वैल्यू जनरेट की है, समथिंग व्हिच हैज रेजोनेटेड वाशिंगटन से लेके बीजिंग तक। बिल्कुल ठीक। और मूसा अभी जो आपने बात की है कि ये 2025 के दौरान ही बैक टू बैक ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिसने हमें समहाउ हमारे जो इम्पैक्ट है दुनिया में, हमारी इम्पोर्टेंस है, स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस जो है उसको समहाउ बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी किया है। अब पाकिस्तान की चाहे फॉरेन पॉलिसी है, सिफारतकारी है, हमारी जो अस्करी क़यादत है, हमारी जो प्लानिंग है, एक डिप्लोमेटिक हमारी वेज जो हम इख्तियार कर रहे हैं, इसको सस्टेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आई बिलीव कि हम सब कोशिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत हो चाहे अस्करी क़यादत हो, सस्टेनेबिलिटी के लिए हम इसको मज़ीद कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आई बिलीव कि अमेरिका के ताल्लुकात बहुत ऑन एंड ऑफ चलते हैं, कभी वो पाकिस्तान के हक में बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़ी अनप्रिडिक्टेबल सी हमारा रिलेशनशिप रहा है पास्ट के अंदर, वेरी अनप्रेडिक्टेबल और ट्रांजैक्शनल भी रहा है, मफाद रिलेटेड जो आप कहते हैं एडवांसमेंट होती है इस रिलेशनशिप की, बट ये एंड्योर की जा सकती है 2-4 लेवल्स की। पहली तो बात यह है अमेरिका के साथ जो है आपके जो इंटरेस्ट है जिसकी बेस के ऊपर कन्वर्जेंस हो रही है वो कॉन्क्रीट होने चाहिए। आई थिंक
पिछले महीनों के अंदर जो हमने जो एक बहुत एक पॉजिटिव साइन देखा वो ये देखा कि जो कन्वर्जेंस थी वो क्रिटिकल मिनरल्स की भी बात हुई बहुत ज्यादा इकोनॉमी के सर्टन सेक्टर जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल को एडवांस करना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर कंडीशंस वो इन्वेस्टमेंट की नहीं है जो कि आइडियली वुड बी वेरी अट्रैक्टिव, बट द फैक्ट इज कि आपने वो मल्टीपल ट्रैक्स चलाए हुए हैं जिसमें अगर एक आध भी एग्जॉस्ट होता है गोइंग फॉरवर्ड तो यू कैन हैव अदर इंटरेस्ट कमिंग इन। एक उसके अंदर बात जिसकी वजह से इंड्योरेंस होती है मेरे ख्याल से जो काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन है जो कि चले अफगानिस्तान के अंदर रजीम की तब्दीली होने के बाद भी आप देखते हैं कि जी वो फिक्सचर रहा है पाकिस्तान यूएस रिलेशन के अंदर। हमने देखा कि अर्ली मंथ्स ऑफ 2025 में जब मोहम्मद शरीफुल्लाह को जो आपने अरेस्ट किया था इस्लामिक स्टेट के जो एक बहुत ही चीफ जो है सब्जेक्ट थे तो उसकी रेजिडेंस अमेरिका में हुई एंड दिस इज ओनली एट द लार्जर लेवल के जब बैक डोर के अंदर आपकी ये बैकग्राउंड के अंदर ये कोऑपरेशन चल रही है। तो आई थिंक काउंटर टेररिज्म हो गया इकोनॉमी के वो की जो लीवर्स हैं जो कि अमेरिका के अंदर रेजोनेट करते हैं उनके अगर आप बिल्ड करते हैं आहिस्ता आहिस्ता करके तो आई थिंक एटलीस्ट आपकी मार्केट अपील रहती है यूएस के साथ। और हमने देखा सिक्योरिटी मिनरल्स के अंदर अमेरिका जो है वो अफ्रीका से लेकर बहुत से मुल्कों के अंदर अर्ली असेसमेंट्स करना चाह रहा है। तो आई थिंक पाकिस्तान को उस फोल्ड के अंदर आना मिनरल फोरम भी हमने देखा था उसमें एक जरा सी डाइवर्सिटी का एलिमेंट आ रहा है जो कि अक्सर ट्रांजैक्शन डिप्लोमेसी के अंदर आपको एक हेड प्रोवाइड करता है। दूसरी जो रेलेवेंस की बात की देखें वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की है। हमने देखा कि जी जब रीजन के अंदर खित्ते के अंदर जब सऊदी अरेबिया के साथ भी आपने जब एक डिफेंस मुआहिदा जब साइन किया है उसको स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे यूज करके बताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो मिडल ईस्ट से वैल्यू जनरेट मजीद कर सकता है। अफगानिस्तान के लिहाज से मेरे ख्याल से अमेरिका चला अगर बैकड्रॉप अगर रहता भी है द थिंग इसके कतार हो गया तुर्की हो गया इनके साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी बात है। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ भी रहे हैं बहुत लेवल्स के ऊपर। इंडिजिनाइजेशन जिसको हम कहते होते हैं आईआर के अंदर कि जी आप अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते हैं तो दूसरे से रेजोनेट हो सके। और तुर्की की अगर आप बात करें उन्होंने डोमेस्टिक लेवल के ऊपर अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को जो है वो बहुत 5-6 साल पहले उन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी कि जी हमने अपनी इंडस्ट्रियल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग अपने घर से शुरू करनी है और आज आप देखते हैं कि वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन रही है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के इन सारी पावर्स के साथ अलाइन होने का मतलब ये है कि आप डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि इन मुल्कों ने कौन सी वो स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की 10th हालात के अंदर जिसके अंदर अब वो उन इंटरेस्ट के जो है वो एडवांटेजेस को रीच कर रहे हैं। तो आई थिंक अमेरिका से हट के जब आप तुर्की की बात करते हैं कतर के साथ पीस बिल्डिंग लेवरेज और है सऊदी अरेबिया के साथ हमारी मल्टी फैसेटेड रिलेशनशिप है उन चीजों में मजीद इन्वेस्ट करी जाना के अंदर बहुत बड़ी शर्त ये है कि आप जो एक इन्वेस्टमेंट का जो सेंटिमेंट है जो डिफेंस कोऑपरेशन का जो सेंटिमेंट है वो आप उन मुल्कों से लें। तो आई थिंक क्योंकि 2-वे कोऑपरेशन चलती आ रही है उसमें आई थिंक दी स्पेस फॉर एक्सपैंडेड कोऑपरेशन काफी है और जितने ज्यादा आपके इंटरेस्ट होंगे एट प्ले उतना ही आप बेटर कुशन होंगे अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर समथिंग जिसने पाकिस्तान की फास्ट ट्रांजैक्शन डिप्लोमेसी जिसकी आपने बात की उसके अंदर ज्यादा नुकसान साबित हुआ था। तो आई थिंक जितने इंटरेस्ट अभी बढ़ रहे हैं दैट इज अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड। दैट्स अ गुड साइन एब्सोल्युटली। अच्छा मूसा अब मैं चाहूँगी कि हम इंडियन साइड के ऊपर भी थोड़ी बात करें बिकॉज पाकिस्तान जहाँ पे वाशिंगटन के बड़ा क्लोज हुआ है इस सारे टेन्योर में और इस सारे मामले के अंदर जो ट्रंप का हम दूसरे टेन्योर की बात कर रहे हैं वहीं पर इंडिया की तरफ जो रुझान है चाहे बहुत सारी उसकी रीजंस हो सकती हैं आई बिलीव और हैं भी वो दूरी जो है समहाउ इंडिया को डैमेज भी कर रही है और पाकिस्तान के हक में भी इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सुप्रीमेसी या ये जो ट्रांजिशनल डिप्लोमेसी है इसको बहुत बेहतर किया है। इंडिया को डू यू थिंक कि इस चीज़ का डिसएडवांटेज या धचका लग रहा है ऑन एंड ऑफ जो पाकिस्तान के साथ नज़दीकी है और जो उसके अपने ब्लंडर्स हैं जो वो इंटरनेशनली करता आ रहा है? दो लेवल्स के ऊपर लग रहा है। पहली बात यह है जब हम इंडिया के ऑप्टिक्स की बात करते हैं बहुत देर से ट्रंप साहब और मोदी साहब के बीच में जो एक रोमांस की जो बात करते थे कि जी कन्वर्जेंस हो जाती है हम पाकिस्तान के साथ जो मर्जी कर ले हम इंडिया में एक डेलीगेशन भेजेंगे कांग्रेस का नाम अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को एक्टिवेट करेंगे तो फिर ये है कि जी पाकिस्तान जो है वो एक आउटलायर बन जाएगा। आई थिंक वो अजम्पशन बहुत बुरी तरह चैलेंज हुई। ये मैं नहीं कह रहा मैं कि कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशंस के बाद जब इंडिया ने एक हाई पावर्ड अपनी डेलीगेशन भी भेजा पूरी दुनिया के अंदर तो उन कैपिटल से भी कोल्ड रिजेक्शन आई थी और जब आप सीज़फायर जंगबंदी के खिलाफ जब आप बात करते हैं क्रेडिट नहीं देते हैं या एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो उस समय हमने देखा कि जो डाउनवर्ड स्पाइरल पर जा रही है। तो आई थिंक ऑप्टिक्स को मैनेज करना जो कि इंडिया के लिहाज से मोदी साहब के अंदर एक फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैन पॉस्चर रहा था वो काफी हद तक शैटर हो गया है और वो मजीद भी होता आ रहा है एज वी स्पीक एज वेल। अमेरिका ने बहुत बड़ा कंफर्ट जोन डेवलप नहीं किया है इंडिया के लिए। तो आई थिंक ऑन दैट लेवल वो जो ऑप्टिक्स है जो इंडिया की जो प्रोजेक्शन है फॉरेन पॉलिसी की काफी स्ट्रॉन्ग यूएस की यूनिटी के साथ उसके अंदर भी थोड़ी सी दरारें आई हैं और आपको नजर भी आया काफी जो स्टडीड एनालिस्ट हैं फॉर एग्जांपल में से जेम्स क्रैबट्री हैं जो कि फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर थे उन्होंने इंडिया में सर्व भी किया एक आर्टिकल अभी बहुत बड़ी पब्लिकेशन के लिए पेन डाउन किया जिसमें उन्होंने बताया भी कि ट्रंप साथ के एक्शन की वजह से ये इंडिया के बीच में जो कशीदगी हो रही किस तरह हो रही है। तो आई थिंक वो जो दैट इज द काइंड ऑफ अ लॉस जो कि इंडिया की सॉफ्ट पावर क्रेडिबिलिटी जो है वो मजीद इनकर करेगी वॉशिंगटन के अंदर।
दूसरी जो लेवल देखें, बात यह है इंडिया और जो यूएस रिलेशन है उनमें स्ट्रेटेजिक तो एक एलिमेंट एक रहेगा, बट बात यह है कि कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल आ गया है। जब आपके पास पूरी दुनिया के अंदर सबसे हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ टैरिफ्स आप पे इम्पोज होते हैं, H-1B वीजा की आपकी बात होती है कि जी यू कीप दैट टू द साइड, आपकी जो ट्रेड डील्स वगैरह भी है उसके ऊपर भी सवाल निशान होता है। ट्रम्प साहब खुद क्वेश्चन करते हैं कि इंडिया जो है ये अपने जो डोमेस्टिक ऑटोनॉमी है, जो कि उन्होंने काफी देर से कार्ड यूज किया है रशिया के लिहाज से, उन्होंने कार्ड यूज किया है कश्मीर को इंटरनल के तौर पर प्रोजेक्ट करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी बाय इन नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज अ ह्यूज लॉस फॉर इंडिया, क्योंकि इंडिया क्या जो मर्जी आप एस्केलेशन करने में नैरेटिव बनाते थे टेररिज्म का, व्हिच वाज कंप्लीटली डिस्प्रोपोर्शनेटली फोकस कि जी ये पाकिस्तान रिलेटेड है, ना हमने देखा कि उसके यूएन की उसमें बाय इन है, ना हमने देखा बायलैटरल लेवल के उसमें बाय इन है, और आप ये जो जॉइंट स्टेटमेंट से थ्रू जाके इंडायरेक्टली पोस्टर कर रहे थे वो भी चीज आगे नहीं आई। तो मेरे ख्याल से इंडिया के जो टेंस रिलेशनशिप है उसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। दिल्ली से अगर आप एक्सपर्ट्स उठाएंगे गवर्नमेंट के अंदर तो आपको पैनिक की एक्चुअल टेम्परेचर पता लगेगा कि जी वो अमेरिका के साथ जो कन्वर्जेंस चाह रहे हैं विद अनप्रेडिक्टेबल ट्रम्प एंड अनप्रेडिक्टेबल अमेरिका, तो वो उनको बाइंड नहीं मिल रहा। उसके इकोनॉमिक असरात भी हैं, टैरिफ्स हमने देखा है, मैन्युफैक्चरर्स आर लिटरली ऑन द एज राइट नाउ एज वी स्पीक, और साथ साथ उसका जो एक सियासी या सफारती लेवल के ऊपर जो क्रेडिबिलिटी की जो डैमेज होता है कि जी आप इस किस्म की एस्केलेशन कर लें, आप दूसरे की टेरिटरी को वायलेट कर लें, और उसके बाद फिर पीस के लिए इंडिया हैज नथिंग टू शो फॉर इट। अमेरिका और पाकिस्तान फिर भी कन्वर्ज कर जाते हैं, इंडिया का अमेरिका के साथ इन टर्म्स में कन्वर्ज करना चाहिए व्हिच वी फील इज द राइट वे ऑफ पीस। आई थिंक नाउ ट्रम्प साहब बाय करते हैं, और ना इंडिया के बहुत से एलाइज इंक्लूडिंग इन इंडो पैसिफिक बाय चुका है। सो राइट, थैंक यू वेरी मच मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा एनालिसिस दिया। इस वक्त जो सूरत हाल है, जो फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट भी आई और उसके साथ साथ पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से सैयद मूसा में अपना एनालिसिस दे रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम याद कर रहे हैं उर्दू अदब के दो शानदार शोरा को जो शायरी के उफ़क़ के ऊपर अपने मुनफरिद और पुरअसर उसलूब के साथ साथ कहा जाए कि अपने काम की वजह से हमेशा ज़िंदा रहेंगे। मुनीर नियाज़ी और परवीन शाकिर दोनों 26 दिसंबर को दुनिया फ़ानी से रुखसत हुए। अगरचे साल मुख्तलिफ थे मगर दिन एक ही था। अगर हम दोनों की शायरी की बात करें तो मुनीर नियाज़ी ने क्लासिकी रवायत के साथ जदीद गज़ल को अपनाया, रोमानवी उदासी और साथ साथ तन्हाई के जज्बात को नहायत नफासत के साथ पेश किया। उनकी शायरी में तसव्वुफ़, रूहानियत और इंसान की हकीकत की तलाश के अनासर भी मिलते हैं। उनकी नज़्मों में तन्हाई, गम, मोहब्बत और इंसानी जज्बात की गहरी अक्कासी होती है। उनके लिखे हुए फ़िल्मी गीत आज भी सुनने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें परवीन शाकिर साहिबा की, लेकिन उससे पहले मुनीर नियाज़ी का जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं उनके काम के हवाले से, उनके हवाले से आप ये रिपोर्ट देखें, फिर परवीन शाकिर साहिबा को भी याद करते हैं। मारूफ शायर और अदीब मुनीर नियाज़ी ने क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर को अपना मस्कन बना लिया, जो उम्र भर उनकी तख्लीकी शनाख्त का मरकज रहा। मुनीर नियाज़ी उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों में यकसा महारत रखते थे। उनकी शायरी में एक खास पुरअसरार कैफियत नुमाया नजर आती थी। नियाज़ी ने अपनी अदबी जिंदगी का आगाज अफसाना निगारी से किया, मगर जल्द ही शायरी उनकी पहचान बन गई। वो ऐसे शायर थे जिन्होंने आम मौज़ूआत को भी एक नए चौंका देने वाले अंदाज में पेश किया। उनकी नज़म हो या गजल, उनका हर हर्फ कारी को अपने शहर में मुब्तला कर ले। माया शायरी मजमुओं में तेज हवा और तन्हा फूल, जंगल में धनक, शाम के बाद शामिल हैं। नियाज़ी ने फिल्म और टीवी के लिए भी यादगार गीत लिखे। अदबी खिदमात के तराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतअद्दिद एजाज़ से नवाजा। 20 दिसंबर 2006 को मुनीर नियाज़ी इस दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनके अल्फाज, उनकी नज़मों की उदास फिजा और उनकी सोच आज भी अदब से मोहब्बत करने वालों के दिलों में जिंदा है। मुनीर नियाज़ी के हवाले से आपने रिपोर्ट देखी। दूसरी जानिब परवीन शाकिर साहिबा का जिक्र करेंगे, जिन्होंने नस्वानी जज्बात हों, बराबरी हों, औरत की जो हसासियत है उसको शायरी में बखूबी मुंतकिल किया। खुशबू, सदेबर्ग और खुद कलामी जैसे मजमूए अदब की दुनिया में मशअल राह बन गए। परवीन शाकिर ने उर्दू शायरी को नए उफ़क़, तजुर्बात और ख़यालात से रोशनास कराया और एक नई सिमत भी मुतारिफ़ करवाई। दोनों अजीम शोरा 26 दिसंबर को इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर उनकी शायरी के हवाले से बात करें, उर्दू अदब के हवाले से ख़िदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। परवीन शाकिर साहिबा के हवाले से ये रिपोर्ट देखें और फिर गुफ्तगू करते हैं।
पाकिस्तान की मारूफ शायरा परवीन शाकिर 24 नवंबर 1952 को कराची में पैदा हुई। परवीन शाकिर अल्फाज को बेहतरीन अंदाज से शायरी में ढालने का फन जानती थी। परवीन शाकिर ने गज़लों और नज़मों की कई किताबें लिखी। सादा अल्फाज में जज्बों का बेहतरीन इजहार। परवीन शाकिर की ख़वातीन के एहसासात और जज्बात पर शायरी को खूब पजीराई मिली। इनका पहला मजमूआ कलाम खुशबू मंजर आम पर आया तो अदबी हलकों में धूम मच गई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल हक जावेद, शायर हैं, अदीब हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इनको नवाजा गया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो आज हम दो अजीम शख्सियात को याद कर रहे हैं, मैं चाहूँगी आप गुफ्तगू का आगाज़ करें और हम इनके सफ़र के हवाले से, इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उर्दू अदब में, उसके हवाले से। जी, परवीन शाकिर साहिबा की अचानक और बेवक्त वफ़ात जो थी, वो ज़ाहिर है जो इंतकाल बेवक्त होता है वो ज़्यादा पुरमलाल होता है। इस्लामाबाद में ही 26 दिसंबर को, तो उनकी जो शायरी थी, जैसे अभी ज़िक्र भी हुआ कि खुशबू से चली और फिर आगे चली। परवीन शाकिर एक शायरा का नाम नहीं था, बल्कि निसाई शायरी के फ़रोग़ के हवाले से या निसाई शायरी में निसाई जज्बात को भरपूर अंदाज से बयान करने के हवाले से परवीन शाकिर एक पूरे अहद का नाम था। और उन्हें जो अवार्ड मिले वो तो अपनी जगह पर हैं, बल्कि ख़ुद परवीन शाकिर अवार्ड जो है पोइट्री का एक बहुत अहम अवार्ड है जो अब भी नामवर शुअरा को दिया जाता है। जब 26 दिसंबर को मैंने यहाँ एक तकरीब रखी हुई थी और उसमें परवीन शाकिर ने भी अजहार ख्याल करना था। परवीन शाकिर साहिबा से मेरे घरेलू निजी तौर पर ताल्लुकात थे, एक भाई बहन की तरह से। तो उन्होंने आना था, लेकिन सुबह वो उनकी अचानक वफ़ात हो गई, एक्सीडेंट हादसा हो गया। तो शाम को हमने तकरीब मुलतवी की और 150-200 शायर जो इकट्ठे थे, तो हम फिर जनाजे में शरीक थे। 26 दिसंबर आप समझ सकते हैं, बहुत सर्दियों के पीक के दिन थे, बारिश भी रिमझिम हो रही थी और सारा दिन भी मौसम ऐसा ही रहा था। तो वहाँ जब खड़े थे तो वहाँ उनको जब कब्र में उतारा गया तो उस वक्त चंद शेर मैंने उसी मौके पर कहे थे, वो आज आपको सुनाता हूँ, जिसमें उनकी तमाम किताबों का जिक्र भी मैंने अलामती अंदाज से किया था। तुम्हारी कब्र पे हम सबको मिल के रोना था, तुम्हारी कब्र पे हम सबको मिल के रोना था, ये हादसा भी इसी ज़िंदगी में होना था। किसे खबर थी फलक के सिवा कि शाम ढले, किसे खबर थी फलक के सिवा कि शाम ढले, ज़मीन ओढ़ के खुशबू ने आज सोना था। तमाम किताबों के नाम भी आ रहे हैं। सलाम क्यों ना करे तुझको आज हर शायर, सलाम क्यों ना करे तुझको आज हर शायर, कि शायरी ही तेरा ओढ़ना बिछोना था। चमन के वास्ते सदबर्ग थी तेरी सोचें, चमन के वास्ते सदबर्ग थी तेरी सोच, सदबर्ग भी उनकी किताब का नाम है। चमन के वास्ते सदबर्ग थी तेरी सोचें, कि तूने इसमें तफक्कुर का बीज बोया था। तेरा कलाम भी परतो था खुद कलामी का, कि तारे अश्क से तूने इसे परोया था। खुद कलामी उनके पहले मजमूए का नाम। और चूँकि मैंने जैसा बताया कि मुझे बहुत अकीदत भी थी और कुर्बत भी थी हमारी एक ख़ानदानी तौर पर, तो जब उनका खुद कलामी ये मजमूआ आया तो उन्हीं दिनों मैं भी अपने मजमूए के लिए नाम तलाश कर रहा था। तो इसी की बुनियाद पर मैंने अपने मज़ाहिया शायरी के मजमूए का नाम खुश कलामियाँ रखा। खुश कलामियाँ, ये खुद कलामियाँ थी, फिर खुद कलामी उन्होंने किया। तो इस तरह तेरा कलाम भी परतो था खुद कलामी का, कि तारे अश्क से तूने इसे परोया था। बनाए आब में दीवार किससे मुमकिन है, पानी में दीवार बनाना। बनाए आब से दीवार किससे मुमकिन है, अजल के सामने इनकार किससे मुमकिन है। इनकार भी उनकी किताब का नाम था। तो इस तरह से वो शाम तो गई, लेकिन ये है कि परवीन शाकिर ने जिस तरह से उसकी शायरी की खुशबू जो है पूरी उर्दू दुनिया में हर तरफ महक रही है। यहाँ तक कि जब हम इंग्लैंड जाते थे तो वो
कि जी ये इंग्लैंड की परवीन शाकिर है। शायरात के लिए ये फ़ख्र की बात थी, ये बताना एक सिंबल बन गई हुई थी। अमेरिका गए तो जी ये अमेरिका की को खातून शायर है, ये अमेरिका की परवीन शाकिर है। तो इतना अरूज अल्लाह ताला ने दिया उन्हें, उनके जो पोइट्री थी उसके अंदर ज़ाहिर है ख़ास एक अंदाज़ था उनका और ख़ास तौर था। और उभरते हुए फिर अहमद नदीम कासमी साहब और उनका रिसाला फ़नून, तो उन्हें वो अब्बू कहती थी। तो हर तरफ से उन्होंने शायरी में दाद समेटी और अपने सीनियर से मोहब्बतें समेटी। वाह खूबसूरत। अच्छा, अभी आपने बात की कि बड़ा मुनफरिद अंदाज़ था और एक अब सिंबल के तौर पे भी जानी जाती थी और आज भी आई बिलीव जो ख़वातीन के हवाले से उनकी शायरी और उनका जो काम था वो बड़ा सेंसिटिव भी रहा। जो इमोशंस है उसको डिपिक्ट करना अपनी शायरी के ज़रिए एज अ ख़ातून भी, उस हवाले से भी बताएं डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। असल में ये दौर का भी बहुत फ़र्क है। जो परवीन शाकिर का दौर था, देखें ना 1994 26 दिसंबर 94 में तो उनका ये सफ़र शायरी का ख़त्म हो गया। तो उस ज़माने में इतनी खुल के बात जो है किसी खातून के लिए करना ज़रा मुमकिनात में से नहीं था। जितना ज़माना आज, यानी 31 साल हो गए, तो जितना ज़माना आज आगे चला गया उतना नहीं था। उसमें वो बात करनी, हरजाई की बात करनी और अपने जज्बात की बात करनी तो एक, लेकिन असल में बात यह है कि अदब जो है ना, अदब को आम गुफ्तगू को अदब तो नहीं कहते। अदब तो वो है कि उसमें हर बात की जा सकती है, उसमें अल्फाज इस सलीके से परोए जाते हैं कि वो एक बिल्कुल यानी फूलों का गुलदस्ता बन जाते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से शायरी की, अब बहुत से लोग उनकी नकल भी करते हैं और, लेकिन वो बात तो नहीं बनती ना। पोइट्री जो है उसके लिए जो अल्फाज चाहिए उन जज्बात के इजहार के लिए, वो पोइटिक लफ्ज़ ही होते हैं। वो आम ज़ुबान के लफ्ज़ नहीं होते, वो सहाफ़ती लफ्ज़ नहीं होते, वो अफसानवी लफ्ज़ नहीं होते, वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो वो उनके यहाँ इसीलिए ज़्यादा भरपूर उनकी शायरी को तवज्जो मिली। देखिए ना, उनके अक्सर अभी चंद अशार कहेंगे, मैं भी 50-60 अशार उनके बयान कर दूँ, लेकिन उनके अशार जो हैं वो ज़ुबान ज़द ख़ासो आम और ज़रबुल मिसल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं अपनी जगह पे, कि हर आदमी को जो पढ़ा लिखा है उसे वो अशार याद होंगे। बिल्कुल सही। मैं चाहूँगी आप कुछ अशार अगर सुना भी सकें, फिर हम मुनीर न्याज़ी का भी मैं चाहूँगी आप जिक्र करें। जी क्या फरमाया आपने? मैं कह रही हूँ अगर आप कुछ अशार हमारे साथ शेयर भी करना चाहें डॉक्टर साहब। जी मुनीर न्याज़ी के बारे में? नहीं, परवीन शाकिर साहिबा का, फिर गुफ्तगू हम मुनीर न्याज़ी की तरफ ही चलेंगे। हाँ जी, परवीन शाकिर साहिबा की मैंने अभी बात कर दी सारी तकरीबन, कि ज़ाहिर है उनका आखिरी जो दौर था इस्लामाबाद में गुज़रा और फिर अब तो उनका कुलियात भी छप चुके हुए हैं। तो यही बात उनकी सबसे अहम है कि उनकी शायरी जो है उसने एक ख़वातीन लिखने वालों को नए रंग से मुतारिफ़ कराया और वो रंग बहुत ही यानी पुख्ता नौइयत की शायरी का था, जिसमें सिर्फ निसाई जज्बात नहीं है, जदीदियत भी है उसमें अवामी जज्बात भी हैं, उसमें पोइट्री के और जितने मौज़ूआत हैं वो भी है, मोहब्बत की बात भी है और मोहब्बत में शिकायत की बात भी है। वो सारी बातें उसमें। डॉक्टर साहब, आपका कोई फेवरेट कलाम जो परवीन शाकिर साहिबा का हुआ, आप हमें अगर हमारे साथ शेयर कर सकें तो? अभी आपने कहा था लेकिन इस वक्त शायद मुझे वो बिल्कुल सही याद ना चले। हो। अब हम मुनीर न्याज़ी की तरफ चलते हैं। आप उनके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कीजिएगा। परवीन शाकिर का तो आपने जिक्र किया ही। मुनीर न्याज़ी के हवाले से मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता हूँ, परवीन शाकिर के हवाले से भी मैं बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को एक ख़ास हद तक समेट के रखा हुआ था और चूँकि इनसे भी बराह रास्त मुलाकातें और बातें थी। मुनीर न्याज़ी साहब तो बहुत सीनियर थे लाहौर में, और ये जितना सफ़र आपने भी दिखाया है उनका पोइट्री का, यानी फ़िल्मों के गीत लिखने से लेकर फ़िल्मों के प्रोड्यूसर जो हैं उनकी तलाश में रहते थे कि उनको ले जाएं स्टूडियो में और बैठें और उनसे कुछ लिखवाएं। लेकिन मुनीर न्याज़ी जो थे, जितने वजी खुश शक्ल इंसान थे, उतनी ही वजाहत उनकी शायरी में पाई जाती है। मैं समझता हूँ 3 पोर्शन हैं उनके।
एक पोर्शन है उनका उर्दू शायरी का, एक फिल्मी शायरी का, एक उर्दू शायरी का, एक पंजाबी शायरी का और एक फ़िक्रेबाजी का। वो बला के फ़िक्रेबाज भी थे। मैंने तो कहीं लिखा था कि फ़िक्रे जो हैं इनकी तलवार थे जिससे वो दूसरों पर वार करते थे, और शायरी उनकी ढाल थी जिससे वो दूसरों के वार सहते थे। वो फ़िक्रे बर्दाश्त भी करते थे और कहते भी थे। अब वो ख़ास तौर पे मैं अगर पंजाबी की शायरी की बात करूं तो ये 1960 की बात है, 60-62 के बाद की, जब वो पंजाबी शायरी की तरफ आए। और फिर रफ्ता रफ्ता उनकी पंजाबी छोटी नज़में, उन्होंने छोटी छोटी नज़में लिखने शुरू की। उनकी पोइट्री में, पंजाबी पोइट्री में एक हेलुसिनेशन और एक वो जो पंजाबी में कहते हैं डैने और तेज़ आंधियाँ और एक फिर पुरअसरार सी फ़िज़ा मौजूद थी। मुनीर नियाज़ी साहब के यहाँ मुझे बहुत जाना आना और रहता था और बड़ी मोहब्बत थी उन्हें भी मुझसे। अक्सर मैं उनके सराहने देखता था। वो पोइट्री की किताबें नहीं पढ़ते थे, शायरी नहीं पढ़ते थे। उनके सराहने डाइजेस्ट, पुरअसरार उस ज़माने के जो डाइजेस्ट होते थे ना, जिनमें वो जादुई कहानियाँ और गैर मरी कहानियाँ होती थी, वो पढ़े होते थे। और वो एक ख़ास फ़िज़ा, उनकी अपनी एक फ़िज़ा थी जिसमें वो लिव करते थे। इसीलिए ये हेलुसिनेशन जो है और पुरअसरारियत उनकी पंजाबी पोइट्री में बतौर ख़ास पाई जाती है। और पंजाबी में उन्होंने बहुत, हालांकि वो पंजाबी शायरी करने वाले तो और भी बहुत थे, लेकिन उन्होंने बहुत अपने आप को, मसलन जब उनकी नज़्म आई तो एक शहर में चर्चा हो गया कि एक सतर की नज़्म आ गई है जिसका उन्वान नज़्म से बड़ा है। वो नज़्म क्या थी कि वेले तो अगे लंघ जान दी सज़ा, ये उन्वान है उसका, और बंदा कल्ला रह जाता है। तो इस तरह से उन्होंने छोटी छोटी नज़में लिखी। और फिर दूसरी भी थी, आज दा दिन भी एवें ही लंघिया कोई भी काम ना होया, या शहर दे चौक खबीसा मले तैयब विच मलाला। तो एक उनका आप अपना एक अंदाज़ था। पंजाबी पोइट्री में उन्होंने बहुत मुनफरिद एक रंग लेकर वो आए। उर्दू शायरी जिस तरह से उनकी चल रही थी वो बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से आ रहे थे। फिर 1976-77 के करीब उन्होंने एक टर्न लिया और फिर वो नज़में आई उनकी जो पोइट्री में ख़ासुल ख़ास मकबूल हुई। जैसे ये था कि शहर में वो मोतबर मेरी गवाही से हुआ, फिर मुझे इस शहर में ना मोतबर उसने किया। इस तरह की जो पोइट्री आई, या हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ये नज़में जो आई ये 76-77 के बाद बैक वक्त उनकी फ़िक्रेबाजियाँ कमाल की, वो भी 2-4 सुनाता हूँ आपको। और पोइट्री कमाल की, वो बहुत चूज़ी थे, बहुत कम लिखते थे। और फिर लिखने में लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो था वो उनका आम शायरी से काफ़ी हटके था। मिसाल के तौर पर एक मिसरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि रात बारिश की फलक को और नीला कर गई। तो हम उस वक़्त एमए वगैरह कर रहे थे, तो हमने कहा कि ये रात बारिश की फलक को और नीला कर गई, रात की बारिश होना चाहिए। मुहावरा तो यही है कि रात की बारिश, वो सीधा नहीं लिखते थे उसको। तो बाद अज़ां पता चला कि दोनों में बहुत फ़र्क है कि रात की बारिश फलक को और नीला करे तो वो रात की बारिश है, और रात बारिश की तो रात नीला कर। तो वो इस तरह से अपनी कॉइनिंग करते थे कि उनका एक डिक्शन जिसे कहा जाता है ना, वो बिल्कुल अलग से नज़र आता था कि ये मुनीर नियाज़ी का डिक्शन। तो मैं अब आपको चंद फ़िक्रे भी थोड़े से, जो उनके एक शायर थे हमारे साथ ही, नौजवान टी उसमें बैठते थे, बड़ा घुमंड था उन्हें। तो उन्होंने मुनीर नियाज़ी से कहा कि खान साहब शायरी दे विच मेरा की मकाम बनता है। तो मुनीर नियाज़ी ने हस्बे मामूल देखा उसे और कहने लगे, बरखुरदार तेरे शायरी तेरे मकाम दी ते हाले मेम भी नहीं बनी ते तू मकाम लभदा फिरना। ये उनका पहला फ़िक्रा था जो मकबूल आम होना शुरू हुआ। फिर इसके बाद धड़ाधड़ बहुत से फ़िक्रे उनके आए। एक दफ़ा हम मियाँ वाली मुशायरे में थे, तो वहाँ कतील शिफाई और बहुत सीनियर शायर बैठे हुए थे। तो एक अदबी सियासतदान या सियासी अदीब के बारे में वो हिजब गोई या ग़ीबत कर रहे थे कि उसने बड़ा पैसा कमाया, अदब से उधर की तरफ जाकर ये किया है वो किया है, और इसी तरह से सारे लगे हुए थे। और फिर वो कहने लगे कि बड़ा सियाना है, उन्हें इथों ही पैसा कमा लिया। तो ये एक तरफ चुप कर बैठे थे, एकदम से बोले, कहने लगे सियाना तो है, इसे तो ही तुसी अंदाज़ा कर लो कि वो अपनी गैर मौजूदगी मियाँ वाली च अपना जिक्र करा के साड़ा वक्त ज़ाया कर। तो एक और फिर मुझे याद आ गया फ़िक्रा कि मुनीर नियाज़ी साहब ने किसी किताब की तारीफ़ की कि बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद एक और साहब थे, उन्होंने वो किताब पढ़ी, वो भी बड़े स्कॉलर थे, नाम नहीं लेता। और पढ़ने के बाद एक महफ़िल में हम भी बैठे थे,
उसने मुनीर नियाज़ी को ना ऐसे, वो ज़रा सीनियर भी थे और अपने वो भी थे उसमें, उन्होंने कहा मुनीर वो जी किताब तू दसी सीगी मैं पढ़ी वो कुछ भी नहीं निकलिया। तो मुनीर कहता जनाबे वाला किताब नूं भी पता लग जाता है कि उन्होंने कौन पढ़ रहा तो किताब भी अपने राज उस पर खोलती है जो उसको उस खलूस नीयत से पढ़ रहा हो। इस फिक्रे पर जब मैंने गौर किया तो मेरे ऊपर भी बहुत से इंकशाफात हुए। जब मैं कुरान मजीद पढ़ता हूँ उसको तर्जमे के साथ, पहले भी पढ़ता था, जितनी दफ़ा पढ़ता हूँ अब मैं पढ़ता हूँ तो उसका कुछ और ही मफहूम मेरे सामने खुल कर आता है, बहुत से इंकशाफात होते हैं। तो ये कि किताब को भी पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है। हर किताब हर पढ़ने वाले कारी पर मुख्तलिफ तरह से मुनकशिफ होती है, उसके मफहूम की तय दर तय मफहूम मफाहिम जो हैं वो हर कारी पर तय उस आते हैं उसकी अपनी सोच के मुताबिक और उसके मुताबिक। तो बात करने का उनका एक बड़ा खूबसूरत अंदाज था मुनीर नियाज़ी का। क्या बात है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का कि आपने इतने इम्पॉर्टेंट दिन के ऊपर, जब हम आज उर्दू अदब के दो बड़े नामों का जिक्र कर रहे हैं, मुनीर नियाज़ी और परवीन शाकिर साहिबा, डॉक्टर इनामुल हक जावेद हमारे साथ मौजूद थे और डॉक्टर साहब ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने जो तजुर्बे हैं, जो उनके साथ इंटरेक्शन है, वो हमारे साथ शेयर किया। आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। मौसम बदल गया है, शादियों का सीज़न शुरू हो गया है, समझ नहीं आ रहा कौन से कलर्स पहने, कौन से कपड़े पहने। हर साल शादी सीज़न में हर तरह का ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा होता है। कभी कुछ पहना होता है लोगों ने, फिर आप कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा आपने जो अपनी पुरानी वार्डरोब है उसको कैसे यूटिलाइज़ करना है। अगर आप किसी शादी में जाना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि कैसे कपड़े बनाएं पहने, तो हम आपके मसले पे बात करने जा रहे हैं। आज हम प्रोग्राम में कुछ फ़ैशन ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे, कलर पैलेट्स को डिस्कस करेंगे। मनाल आरफीन हमारे साथ मौजूद हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुकी हैं, फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक मनाल, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई। अच्छा जी मनाल, एक तरफ हमें फ़ैशन ट्रेंड्स बताएंगी, दूसरी जानिब अगर आप शादियों के सीज़न में ख़ुद को फिट देखना चाहते हैं, थोड़ा स्लिम रहना चाहते हैं और आपके इंटरनली ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं है जिनको आप एड्रेस करना चाहते हैं, तो आप उस पर आज ये टॉपिक ज़रूर उस पर गौर कीजिएगा। बिकॉज़ पाकिस्तान में तकरीबन हर कोई तीसरा बंदा है इसको फैटी लिवर यानी जिगर पर चर्बी का इशू है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर आपका पेट निकला हुआ होता है, जिसे बहुत सारे लोग इग्नोर या कैजुअली ले रहे होते हैं, तो इम्कानात हैं कि आपको फैटी लिवर का इशू है। और ये मसला अक्सर नज़रअंदाज होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सिर्फ आपने वेट गेन कर लिया है या मोटापे में आपको ख़तरा है, ये सारी चीज़ें आप उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। तो पेट निकलना पहली अलामत है। इसके बाद फिर फैटी लिवर की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें लाइफस्टाइल है, हमारे जो हम रिफाइंड फूड खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर सेहतमंद लगने वाले जो फ्रूट्स हैं उनके जूसेस भी शामिल होते हैं। तो फैटी लिवर क्यों होता है, क्या होता है, डॉक्टर हफ्सा हमारे साथ मौजूद हैं, हफ्सा नज़ीर, और ये हमें बताएंगी कि आपने फैटी लिवर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्योर करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ लाई। आप दोनों ने अपने कलर पैलेट बड़े कोऑर्डिनेटेड रखे हुए हैं, मैं ऑलरेडी देख रही थी हाँ, कि वो मतलब वेलवेट मिलता ट्रेंड जुलता में है, बट लवली ड्रेसेस जी। अब गुफ्तगू का आगाज़ मनाल हम आपसे करते हैं ज़रा। शादी सीजन है, चल रहा है, मैंने भी वीकेंड पे शादी अटेंड करनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनना है क्या नहीं, बताएं ज़रा क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। अच्छा, जो एक बहुत मज़े का ट्रेंड है दैट इज़ अनारकली, कलीदार्स एंड अंगरखास, वो तो इन है बहुत ज़्यादा इस सीज़न में। और फ्लोई पैलेट्स यानी फ्लोई आपके जो सिलुएट्स है वो इन है। आपने वाइड लेग्ड पैंट्स होगी, शरारा हो गया, ज़्यादा आपने देखा होगा फ्लेयर वाले शरारे चल रहे हैं, वो चीज़ें। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो फिर एक एक्स्ट्रा दुपट्टा अम्मी का निकाल के पहनना अपने साथ में, क्योंकि एक्स्ट्रा लेयरिंग, एक्स्ट्रा दुपट्टा, दोज आर वेरी मच इन। अच्छा ओके, कि एक ड्रेस के साथ मैचिंग दुपट्टा है और एक आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा ब्लिंगी होता है, जैसे हमारी अम्मियों के दुपट्टे होते थे, बहुत से ऐसे दुपट्टाज होते हैं जो ब्लॉक प्रिंटेड होते हैं, स्क्रीन प्रिंटेड, या इवन शीश दुपट्टा आपने देखा
होगा जो शीशों का बना हुआ दुपट्टा है आजकल, उसकी पूरी चादर बनती है हाथ से, बहुत खूबसूरत वो दुपट्टा लगता है। और अगर आप वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो उसका एक हल ये है कि जो बाजार में आपको मल्टी हेड से बने हुए सितारे के दुपट्टे मिलते हैं, आप वो भी कैरी कर सकते हैं। और अब जो प्लेन्स के साथ हैवी दुपट्टे अभी भी चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। बस नीचे आपने ना फ्लेयर ही रखना है उसको, चूड़ीदार पजामे और वो सब विश्वास पहन ले, विश्वास पहन ले, लहंगे पे चले जाएं, वाइड लेग्ड पैंट्स पहन लें, इस तरह करके। इवन क्रश्ड बॉटम्स, वेरी मच इन क्रश्ड बॉटम्स, आई एग्री। अच्छा जी, अभी हम कलर पैलेट पे भी आते हैं। आप जरा बताएं, शादी पे फिट लगना है लेकिन बहुत सारे लोगों का पेट निकला होता है और हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं। डॉक्टर हफ्सा, अपने वेट गेन को हम बहुत कैजुअली लेते हैं कि अच्छा नहीं डाइट करेंगे पतले हो जाएंगे, लेकिन इंटरनली बहुत सारे इश्यूज होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और फैटी लिवर जो है, इसके ना साइन एंड सिम्टम्स भी बड़े क्लियर होते हैं और हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हमारा फैटी लिवर, सॉरी, हाँ, है क्या? पहले ये एक्सप्लेन फैटी लिवर होता ये है कि आपके जिगर के ऊपर एक चर्बी की लेयर आ जाती है। बहुत सारे हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जो मोटे लोग होंगे ना उनका ही फैटी लिवर होगा, ऐसा नहीं है। इवन आपने मतलब पिछले दिनों मेरे केसेस में 63 kg का मेल एंड ही वो 6 फीट अंडर वेट था वो, और इसके बावजूद उसके ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा थे। फैटी लिवर इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बहुत ज़्यादा है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तानी हैं, हम रोटी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है, चावल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। ट्राइग्लिसराइड्स होने का और फैटी लिवर होने का जो सबसे पहला रीज़न है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। चावल भी हैं और रोटी भी है। मैं उस दिन वो कुरान पाक की एक आयत सूरत रहमान की पढ़ रही थी कि उसमें भी अल्लाह ताला ने जो जन्नत के फूड्स के हैं ना, उसमें भी अल्लाह मियाँ ने ना ब्रैन को शामिल किया है कि वो भूसे वाला अनाज है। मतलब हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब हम जो जई का आटा है हम नहीं खाते, जौ का आटा है हम नहीं खाते, हमारे टेस्ट डेवलप नहीं है। वाइट आटे को इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ी रीज़न है हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्ट कर रही होती है कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज़्यादा होने की वजह से, वो ये कि हम रात को लेट नाइट खा रहे होते हैं। डिनर अर्ली करने की आदत ही नहीं है, सोचना शुरू करते हैं खाना और क्या वो है। सबसे ज़्यादा जो है ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ना शुरू होते हैं। जिन लोगों का फैटी लिवर होना शुरू हो जाता है उनमें सबसे पहले तो ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा सुस्त रहना शुरू हो जाते हैं। उनको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, डिफरेंट तरीक़ों से आपकी बॉडी में हो सकता है। बाकी मोस्टली जो सबसे बड़ी इंडिकेशन है वो आपका राइट साइड पे दर्द रहती है। आपको पेट की राइट पसली में भी दर्द हो सकती है और शोल्डर में, अपर क्वाड्रेंट में भी पेन हो सकती है, ये भी एक सिम्टम है। और उसके बाद पेट निकलना, तो वो तो बाद में पता चलता है ना कि पेट निकल रहा है और फैटी लिवर होना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे जैसे जिगर पे चर्बी बढ़ेगी, पहले ट्राइग्लिसराइड बढ़ेंगे, उसके बाद आपका जिगर खुद ब खुद कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा करना शुरू कर देगा। फिर उसकी डिफरेंट फॉर्म है कोलेस्ट्रॉल की, जो आपकी दिल की नालियों में आना शुरू हो जाते हैं, आपको हार्ट डिजीज़ होना शुरू हो जाती है, और फिर वो एक पूरी की पूरी लंबी स्टोरी चलती है। फैटी लिवर बहुत सारे लोगों में तो जेनेटिक है, जैसे जेनेटिक हाइपरलिपिडीमिया होता है, अगर फादर को है, दादा को या फैमिली में किसी को, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है, तो आपको ज़्यादा कॉमन है। लेकिन आजकल स्ट्रेस, लेट नाइट ईटिंग और कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो सबसे ज़्यादा फैटी लिवर की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। और इसमें सिर्फ एक छोटी सी इंटरवेंशन हमने ये करनी होती है कि आपने सबसे पहले जो डिनर के कार्बोहाइड्रेट्स हैं ना वो छोड़ देने हैं। चावल नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, डिनर में नहीं खानी, प्रोटीन शामिल करें। अगर खाएंगे चावलों के बगैर तो जिंदगी नहीं, दिन में खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं। अगर आप एक अच्छी डाइट कर रहे हैं या आप अपने लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, आप मॉर्निंग में मैक्सिमम कैलोरीज ले सकते हैं, आप अपने लंच में बहुत अच्छी कैलोरीज जो है वो खा सकते हैं। लेकिन आपने डिनर में प्रोटीन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। चिकन आ जाता है, मछली आ जाती है, अंडा आ जाता है, मटन बीफ का सूप आ जाता है, यखनी आ जाती है। अगर आप ये सब कुछ नहीं अफोर्ड करते, वेजिटेरियन है, तो आप चने बॉईल करके खा सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। आप लोबिया बॉईल करके उसका सैलेड बना के ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स है। और फैटी लिवर के लिए जो कॉफ़ी है वो बहुत अच्छा सोर्स है। हमारे यहाँ कॉफ़ी के इतने सारे फ़ायदे हैं, इतना बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन मसला पता क्या है कि कॉफ़ी भी पीनी, इतनी शुगर, फ्रॉदी कॉफी बनानी है, उसमें अगर एक चम्मच कॉफी है, जब तक तो हाँ, मजा ही नहीं एक चम्मच कॉफी है, एक चम्मच उसमें शुगर है। वो अगर कॉफी बहुत अच्छा सोर्स है फैटी लिवर के लिए, लेकिन आपने उसको जब यूज करना है तो कोशिश करनी कि ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल ठीक है। अभी हम और भी बात करते हैं डॉक्टर हफ्सा, लेकिन जरा अब हम दोबारा से फैशन ट्रेंड्स पे। कलर पैलेट मनाल बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, और जो आज मैं स्पेसिफिकली एड्रेस करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली एक शादी अटेंड की जिसमें ब्राइड ने मरून और डीप रेड पहना हुआ था, और उस शादी में तकरीबन आधी से ज़्यादा ख़वातीन ने भी मरून और डीप रेड पहना हुआ था। दैट्स वेरी अनफेयर गाइस। ये बहुत अनफेयर बात है कि आप ब्राइडल आउटफिट से मैचिंग करके आए। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता। जैसे आपको पता है बाहर तो वाइट पहना है ब्राइड ने सॉरी, तो
बाकी सब नहीं पहनते वाइट, बाकी सब उसको शाइन करने देते हैं, लेकिन हमारे इवेंट पे सब ने रेड पहना होता है, मतलब एक ने रेड अपनी पहना, शादियों के लहंगे निकाल के पहने होते हैं, दैट्स सो रॉन्ग, ऐसे करके पहने होते हैं उनका। एक्चुअली देखिए अब जो है ना, अब अवेयरनेस आ गई है बहुत ज़्यादा, अब एटलीस्ट ऐसे नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ब्राइड को शाइन करने दें। आप भी बहुत प्यारे, हम लोग सब बहुत प्यारे लग रहे होते हैं शादियों पे, बट ब्राइड को शाइन करने दें, थोड़ा सा बेचारी का ख्याल करें। और अगर उसका इवेंट रेड है तो आप लोग खुद थोड़ा सा ख्याल करें कि यार हम पेस्टल में चले जाएं या हम डीपर टोन्स में चले जाएं। ये क्योंकि ना इसको मैं कहूँगी एथिक्स, मतलब एक एथिक्स भी होते हैं, सिर्फ फैशन नहीं होता। असल में हमारे यहाँ ब्राइड्स का बताते भी नहीं ना कि कलर कौन सा है, अगर पूछने की कौन सा ड्रेस है आप शादी वाले दिन देखिएगा, सरप्राइज वो ठीक है, अगर आपने शादी वाले दिन भी देखने तो आपने दुल्हन बन के नहीं जाना, आपने रेड कलर नहीं पहनना, नहीं दुल्हन बन के नहीं जाना। आपने देखा होगा कुछ भाभियां होती हैं जो बिल्कुल सर पे पिन अप कर लेती हैं, दुपट्टे भी सेट कर लेती हैं, पूरी दुल्हन बन जाती है। मतलब व्हाई वुड यू डू दैट? सॉरी, बहुत मैंने पर्सनल अटैक किया। अच्छा मनाल, कलर्स अब बारात के बड़े डिफरेंट होते हैं, वलीमे के बहुत डिफरेंट होते हैं, और अब तो मेहंदी और बारात इकट्ठा शैंडी इवेंट हो रहा है तो उस पर बड़े डिफरेंट होते हैं। इवन ब्राइड्स भी बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गई हैं, बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गई हैं ब्राइड्स, क्योंकि वो रेड से हट गई हैं। आपने देखा होगा शैंडीज़ पे पिंक कलर भी पहना जा रहा है, प्लम पहना जा रहा है, बहुत डिफरेंट कलर्स की तरफ जा रही हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस एंड यूनिक ट्रेंड। और अच्छी बात है कि देखिए फैशन जो है इट्स अ पर्सनल एक्सप्रेशन, वाई शुड वी ओनली लिंक इट टू रेड कलर कि भाई रेड ही पहनना है, वाइट ही पहनना है या ब्लैक नहीं। आपको याद होगा पहले होता था ब्लैक नहीं पहनना शादी पे, हाय ब्लैक नहीं पहनना, मैं सारी जिंदगी नहीं पहनने दिया किसी ने मुझे ब्लैक कलर शादी पे। हाँ मतलब शौक होता था ब्लैक आउटफिट पहने में, तो बहुत प्यारा लगता है एंड ब्लैक को। लेकिन पहले हम लोग इस तरह ज़रा सुपरस्टिशियस कॉम है तो हम कहते हैं जी ब्लैक नहीं पहनना शादियों पे, इस तरह की चीज़ें। लेकिन अब बहुत एक्सपेरिमेंटल हो गई हैं ब्राइड्स और हर तरह का आउटफिट, हर तरह का कलर पहनती हैं। अभी जैसा विंटर्स हैं, लेकिन विंटर में भी आप दिन में देखेंगे कि वो लाइट पेस्टल की तरफ जा रही है। हालांकि पहले क्या होता था विंटर्स में ओनली मरून हो गया, डीप बरगंडी हो गया, ऑरेंज हो गया, डीपर टोन्स की तरफ लोग जाते थे और वो एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं थे कि हम लाइट कलर को पहन लें। आजकल आप देखेंगे डे वेडिंग्स जो हो रही हैं विंटर्स में, उनमें सब में पेस्टल कलर्स लोगों ने पहने हुए हैं, गोल्ड पहना हुआ है, इस तरह की चीज़ें पहनी हुई हैं। तो एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से करें और हर कलर आपकी स्किन टोन पे डिफरेंट लगता है। तो अगर आप जैसा मैंने ब्लू पहना हुआ है, ब्लू पहनेंगे, इट्स अ वेरी नाइस कलर, थैंक यू सो मच। और जैसा आपने पहना हुआ है पीच, तो आप मतलब बहुत प्यारा लग रहा है। और हम एक दिन के इवेंट पे पहने बैठे हैं, डे टाइम पे बैठे हैं, तो इट लुक्स नाइस। अगर इसी में आप अपने साथ लगाएंगी मरून कलर या इस तरह, उस सब का इफेक्ट डिफरेंट आएगा। तो उसका जो टाइम होता है ना आपका, वो आपको देखना होता है मैंने किस टाइम पे पहनने हैं। हाँ, क्योंकि अब तो डे वेडिंग्स भी बड़ी कॉमन है, लोग निकाह के इवेंट्स दिन में रखते हैं और फिर शाम के इवेंट्स पे कलर पैलेट आई बिलीव डिफरेंट होता है। इवन कट्स भी बड़े मुख्तलिफ होते हैं, डिफरेंट होते हैं कट्स जैसा देखें आजकल केप चल रही है, हर चीज़ के ऊपर केप लोगों ने पहनी हुई है, फ्लोई सिलुएट्स आर इन। नीचे से आप अगर अभी मेरे नहीं ख्याल से आपको चूड़ीदार की तरफ जाना चाहिए, विच लुक्स वेरी क्यूट बाय द वे। लेकिन यह कि आजकल जो फर्शी लहंगे हैं वो बहुत ज़्यादा इन है आजकल। पिशवास और डबल ट्रिपल लेयर्ड पिशवास आपने देखी होगी, बहुत ज़्यादा इन है, तो दैट वुड लुक रियली नाइस। और अगर वही मैं कहूँगी आपके पास कोई भी एक चीज़ अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई अच्छी शर्ट अवेलेबल है, उसके साथ आप मल्टी लेयर करके अपना ट्राउज़र बना सकते हैं और दुपट्टा साथ में उसके कर सकते हैं। अगर अम्मी का कोई दुपट्टा है उसके साथ मैचिंग अपना आउटफिट कर सकते हैं। सो देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज रादर देन गोइंग यू नो अपनी जेब पे भारी ना पड़े ना। हाँ, मतलब शादियों पे कपड़े बनाना भी आई बिलीव बहुत मुश्किल हो गया है अब नॉर्मल इंसान के लिए, क्योंकि इतने एक्सपेंसिव कपड़े हैं। अगर आपकी वार्डरोब है जिसको आप दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं किसी डिफरेंट वे में, तो व्हाई नॉट, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। अच्छा जी डॉक्टर हफ्सा, अब फैटी लिवर हो गया है, करना क्या है? सबसे पहले आपने जो है वो देखना है कि आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। अगर तो आपके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हैं, इसका मतलब आप कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मैंने बताया कि रोटी और चावल और ब्रेड इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, इसका मतलब आप फैट ज़्यादा खा रहे हैं। जैसे अगर अभी मैंने कह दिया ना कि देसी घी तो बहुत अच्छा है आपके लिए, तो पूरी आवाम ने भर भर के देसी घी खाना शुरू कर देना है। तो मॉडरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए अच्छा फ़ैट है वो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट्स हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, जिसमें कोलू का निकला हुआ जो है वो
तेल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने देसी घी का भी इस्तेमाल करना है अपने घर में तो 1 टेबलस्पून देसी घी बहुत है पूरे दिन के खाने के लिए। हमारा जो प्रॉपर प्रोपोर्शन है उसमें हम 55% जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हैं, लेकिन उसका इंटेक आपने दिन के पहले हिस्से में करना है। प्रोटीन को आप कोशिश करें कि अपने इवनिंग में इंक्लूड करना शुरू कर दें और इसी तरह फैट को अपने पूरे दिन में जो है वो इंक्लूड करें। पूरे दिन में जो आपने फैट का इंटेक लेना है वो 2 टेबलस्पून लेना है, मतलब 26 ग्राम फैट एक दिन में आपका इनफ होना चाहिए। और वो फैट आपको नट्स से भी आ रहा है, आपको बहुत सारी फूड से इटसेल्फ भी आ रहा है, तो बहुत भर भर के जो है वो फैट्स खाना बंद कर देना। इसी तरह हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंड है आजकल जंक फूड का। बच्चियाँ जो हैं, छोटे छोटे बच्चे लेज़ के बैठे बैठे 2-2, 3-3 पैकेट्स खा जाते हैं। उसमें इतना सारा सैचुरेटेड फैट होता है, उसमें इतना सारा सोडियम होता है। मुझे कह रहे हैं सारी बात मेरे बारे में नहीं, वो मतलब कि ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है, कॉमन है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी प्रैक्टिस है। आप देखें आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने लेटेस्ट अर्लीस्ट 14-15 साल के बच्चों के केसेस देखे हैं जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हो चुका है। फैटी लिवर तो आजकल बहुत कॉमन है, 100% रिवर्सिबल है, अगर आप एहतियात कर लें। उसमें आपने करना क्या है, जैसे मैं बता रही थी कि ब्लैक कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। ग्रीन टी को दिन में 2 से 3 कप से इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। नॉर्मल हम जिसे कहते हैं चिया सीड्स है, वो थोड़े महंगे हैं, एक उससे भी सस्ते तुख्म लंगा मिलता है उसको, ठीक है, वो आपने इस्तेमाल करने शुरू कर देने। दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने खाने से पहले जो है वो 1 चम्मच चिया सीड्स का इस्तेमाल शुरू कर देना है। सबसे इफेक्टिव और सबसे जो अच्छी चीज़ है हम आपके फैटी लिवर के लिए वो रॉ एप्पल साइडर विनेगर है, खाम सेब का सिरका 200 से 300 में मार्केट में अवेलेबल है। आपने 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के सुबह और शाम पीना शुरू कर देना है, तो दिनों में आपका जो है वो फैटी लिवर कम होना शुरू हो जाएगा। कितनी क्विक रेसिपी और कितनी क्विक टिप्स मिल गई। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, बहुत शुक्रिया कि आप दोनों तशरीफ लाई। मनाल आरफीन फैशन डिज़ाइनर और डॉक्टर हफ्सा नज़ीर हमारे साथ मौजूद थी, न्यूट्रिशनिस्ट, हमें फैटी लिवर के हवाले से, और मनाल हमें फैशन ट्रेंड्स के हवाले से बताई थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची लिए चलेंगे जहां पर 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सज गई है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो इफ्तिताई इजलास है तकरीब इसमें शिरकत की है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से आपकी रिपोर्ट देखें नुमान गुल की। मैं आपसे मिलूंगी मंडे को, कल नहीं, कल और परसों नहीं, मंडे को मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उर्दू ज़बान, तहजीब और सकाफ़त का आलमी जश्न, कराची में सजी 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। इजलास में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने शिरकत की और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। कि इस मुल्क के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ एक टूटी हुई लड़ी के मोतियों की तरह बिखरा हुआ है, और अगर ये सिमट के एक फिर से पिरोई हुई लड़ी में आ जाए तो फिर क्या ही बात है कि पाकिस्तान दुनिया में अपना एक मकाम और नाम बना सकता है। 18वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज गजल का सफर मुनाकिद किया गया, जिसमें मोहम्मद अली और मोहम्मद जुबैर परफॉर्म कर रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद सेशंस मुनाकिद किए जाएंगे, जहां दुनिया भर से अदीब, शोरा और उर्दू से लगाव रखने वाले लोग शिरकत करेंगे। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ शुरका की एक बड़ी तादाद ने इसके अंदर शिरकत की है और इस इवेंट की काविशों को खूब सराहा है। कुछ मेरे साथ भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्या कहेंगी, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सज गई है एक मरतबा फिर, और जो उर्दू से लगाव रखने वाले लोग हैं वो इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं, आप कैसा देखती हैं इन तमाम चीज़ों को? ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए हमारे यूथ के लिए, बहुत ज़रूरी है ताकि उर्दू हम लोगों की बेहतर हो। और जो है काफ़ी लोग बाहर से भी आए हुए हैं और दूसरे मज़हब के भी हैं, और ऐसी मतलब होनी चाहिए और लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा मिलती है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी तक एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। जहाँ उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू शायरी के हवाले से बात हो रही है, वहाँ पर मुआशरे को बाअदब बनाने की बात भी हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिर्फ उर्दू ही की बात नहीं हो रही,
उर्दू से मुतालिक बात नहीं हो रही। यहाँ पर जो शौरा कराम हैं या फिर जो अदीब हैं वो मुख्तलिफ दूसरी ज़बानों पर भी बात कर रहे हैं। किताबों के पास जाओ, नज़दीक जाओ। जितना कोई दोस्त के करीब जाता है, किताब से बेहतर कोई दोस्त नहीं है। मौजूदा नस्ल के लिए बिलखसूस ये अपील है। और मुझे बहुत खुशी हुई गुज़िश्ता दिनों जो कराची बुक फेयर हुआ है, इस प्रोग्राम से लोगों को जो नई नस्ल है उन्हें उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से मतलब एक नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। उर्दू का सबसे बड़ा जश्न आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में सज चुका है और इस सब का जो सहरा जाता है वो सदर आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान अहमद शाह के सर जाता है। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर क्या कहेंगे, 18 साल गुजर गए और ये उर्दू का जो सफ़र है वो अभी तक जारी है, आप क्या कहेंगे? मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ, सरबसजूद उनके सामने अपनी माँ की दुआएं। इस शहर ने मुझे ऑन किया, इस सूबे ने मुझे ऑन किया, इस मुल्क ने, और अब सारी दुनिया तक ये रोशनी चली गई है। आपने आज भी देखा तिल धरने को जगह नहीं थी, अंदर और बाहर सारी ज़बानों के लोग, सिंधी, पंजाबी, बलोच और सबसे ज़्यादा उर्दू स्पीकिंग लोग। तो ये नफ़रत नहीं, मोहब्बत की बुनियाद पर यह मेला सजता है। ये पाकिस्तान में रहने वाले तमाम ज़बानें बोलने वालों को एक जगह पे जमा करता है और कहता है कि आओ इस मुल्क को मजबूत करें, इस फेडरेशन को मजबूत करें, अपने अदब और सकाफ़त की तरवीज करें और इसका पैगाम सारी दुनिया में लेके जाएं और अपने मुल्क का, अपने झंडे का, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर हैं वो हम पे शर्मिंदा ना हो कि जो उन्होंने मुल्क बनाया था हम इसके अहल थे या नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही इस शहर से वो मोहब्बत मिली है, मेरा हौसला और बुलंद हो गया। अच्छा सर, जो अब दौर है वो बदलता जा रहा है, जैनजीज़ का दौर आ रहा है, तो इस आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जैनजीज़ के लिए क्या रखेंगे? देखें, हमने एक फ्यूचर लीडर्स का प्रोग्राम भी रखा है। एआई का एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, लिटरेचर पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, जैनजी जनरेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें आज के वक्त के तकाजे के मुताबिक रखी हुई। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में किताबों के स्टॉल्स लगाए जाते हैं, किताबों की रोनुमाई होती है जिसमें अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। इस वक्त भी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ बुक्स के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो ये इस वक्त तारीख़ की, इसके अलावा जदीद उलूम की जो किताबें हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, कहानियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और अदब से लगाव रखने वालों के लिए यहाँ पर हर मौजू पर किताब मौजूद है। और जो लोग इस वक्त आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं वो इन किताबों से भी फैज़याब हो रहे हैं, कुछ लोग इन्हें ख़रीद भी रहे हैं और अपने साथ लेकर भी जा रहे हैं। ये सिर्फ अदीबों की महफिल नहीं बल्कि आम आदमी के लिए सीखने का बेहतरीन मौका है। ये कॉन्फ्रेंस उर्दू के माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक छत तले समो देती है। कैमरामैन मोहम्मद कैसर के साथ सैयद नुमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची।